दूसरा खोजी मान सिंह लेकर आया। वो तुनकपुर के करीब एक गांव का रहने वाला था, मगर रहता तुनकपुर में था। क्योंकि तुनकपुर में शिकारी पार्टियां बहुत आती हैं, वो उनके लिए काम करता, उनको शिकार करवाता था। वो मुकामी था और वहाँ के जंगलात के बारे में बहुत जानता था। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम बाबूलाल है जी। अच्छा बाबूलाल, तुम तो इसी इलाके के रहने वाले हो। तुमने सुना होगा कि एक भेड़ियों का जोड़ा गांव-गांव हमला कर रहा है, कभी बच्चों को और कभी बड़ों को मार रहा है। हाँ जी, हम सुनत रहा। उस आदमखोर जोड़े का खोज निकालना है। वो कहाँ रहता है? काम बहुत मुश्किल है हजूर। बात ई है कि भेड़िया, लूमड़ी, लगड़ भग्गा और कुत्ता सबके पंजे एक ही तरह होवत हैं। जरा सा फर्क होवे है। यूं करके ये काम मुश्किल है तो तुम नहीं कर सकते। ये मैंने कब कहा कि ना कर सकूं? करेंगे और खूब करेंगे। तुम मुझे बगैर बताए वहां जाओगे जहां कोई वारदात होती है और वहां से अपना काम शुरू करोगे, और जो करोगे और खबर लाओगे मुझे दोगे। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं है। तुम क्या काम कर रहे हो ये किसी को नहीं बताओगे। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई है बाबूलाल? खूब आ गई है। तो मैं नई वारदात का इंतजार करूं? हाँ, ये तो करना पड़ेगा क्योंकि तुमको खुरा पहचानना है। और ये लो। मैंने 10 रुपए उसको दिए तो वो हैरान रह गया। 10 रुपए उस जमाने में बड़ी रकम हुआ करती थी। दोनों खोजियों को मैंने पाबंद कर दिया था कि वो मुझे ही रिपोर्ट करेंगे, और उन दोनों की बाबत एसपी साहब को बता दिया था। मेरा सारा प्रोग्राम तहरीरी था और रिकॉर्ड पर मौजूद था। इतनी सख्त एहतियाती तदाबीर के बावजूद नागमनी गांव में एक औरत पर हमला हुआ, मगर वो औरत बच गई। मामूली जख्मी तो हुई। ये गांव खटीमा गांव के करीब है और करीबी शहर पीलीभीत है। मैं फौरन वहां पहुंचा। मेरे साथ ही बाबूलाल भी था। बाबूलाल गाड़ी से उतरते ही खामोशी से एक तरफ चला गया। मैं और रोशन खान उस औरत के पास गए। औरत ने बताया कि वो खेत से आ रही थी कि गांव के करीब ही उसको 2 भेड़िए नजर आए। दोनों के रंग सुर्ख थे और जिसामत में बहुत बड़े थे। औरत का कहना था कि मैंने इतने बड़े भेड़िए कभी नहीं देखे थे। डर उसको इसलिए नहीं लगा था कि भेड़िए आए दिन बकरियों के शिकार को आते रहते हैं और इंसानों पर हमला नहीं करते, मगर वो होशियार जरूर हो गई। उसके हाथ में दरांती थी और सर पर वजन था। उसने वो वजन जमीन पर गिरा दिया और खड़ी हो गई। एक भेड़िए ने दांत नुकूस कर उसकी तरफ देखा और हमला कर दिया। उसने अपनी जगह छोड़ दी और दरांती से मुकाबला करने लगी। दूसरा भेड़िया उसकी तरफ लपका तो वो जोर से चीखी और गांव की तरफ बहुत तेजी से दौड़ी। भेड़िए उसके साथ साथ चले, मगर आगे 2 किसान आ रहे थे। उन्होंने जो ये मंजर देखा तो वो कुछ परेशान जरूर हो गए, मगर दोनों भेड़ियों और औरत के दरमियान आ गए और अपने लाठ घुमाने लगे। 2 आदमी और 2 भेड़ियों में चंद मिनट मुकाबला हुआ और इसके बाद गांव के कुत्ते आ गए और भेड़ियों को भागना पड़ा। औरत को पहले हमले में कुछ खराशें जरूर आईं, मगर उसकी बहादुरी ने उसको बचा लिया। मैं जरूरी कार्रवाई के बाद वापस आ गया, मगर मेरे साथ बाबूलाल नहीं था। 3 दिन के बाद बाबूलाल आ गया और बोला, हमने उनका खुरा पकड़ा और चल पड़े। चलते गए, बहुत अंदर जंगल में पहुंच गए। वो खुरा एक पेड़ के नीचे खत्म हो गया। वहीं से नया खुरा मिल गया। वो खुरा आदमी और औरत का था। हम बोले, अगर ये खुरा हम छोड़ दें तो फिर पता नहीं, फिर मिले ना मिले। अगर बारिश हो गई तो खत्म हो जाएगा। इसी कारण हम खुरा पकड़े पकड़े चलते गए। रात हो गई तो एक पेड़ पर गुजारी और सवेरे फिर काम पर लग गए। वो दोनों एक पहाड़ पर चढ़ गए और वहां से खुरा खत्म हो गया। तुम उस पहाड़ तक अब जा सकते हो? काहे ना जा सकत, जब बोलो चले जाएं। वहां जीप जा सकती है? नहीं, घोड़े पर जाना होगा। अच्छा बाबूलाल, कल सुबह आ जाओ, जल्दी आना, उस पहाड़ पर चलेंगे, मैंने कहा। मैंने मान सिंह को बुलाया और उसको 3 घोड़ों का बंदोबस्त करने को कहा। दूसरे दिन सुबह ही सुबह मान सिंह और बाबूलाल जंगल की तरफ रवाना हो गए। आगे आगे बाबूलाल था, उसके बाद मैं और मेरे बाद मान सिंह था। हम दोनों के पास सब जरूरी हथियार मौजूद थे। बाबूलाल के पास भी एक बंदूक मौजूद थी। बाबूलाल खोजी तो था ही, मगर उसके साथ साथ शिकारी भी था, इसलिए सब हथियार चलाने उसको आते थे। वो परिंदों की बेचैनी और बंदरों की उछल कूद से परिंदे की सिमत का ठीक ठीक अंदाजा कर लेता था। मुझे उसकी इस खूबी का पता इसी सफर में हुआ। अभी तक हमारी राह में कोई रुकावट नहीं आई। जंगल घना होता जा रहा था। भांत भांत के जानवर नजर आ रहे थे। कुछ तो हमारी शक्ल देखकर ही भाग जाते थे और कुछ हैरत से देखते रहते। कुछ देर के बाद वो इलाका शुरू हो गया जहाँ पर बाबूलाल ने कहा, भाई मान, अपनी तैयारी कर लो और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, दोनों तरफ दलदल है। मान सिंह ने रस्सी अपने साथ रख ली। ये जंगल का सबसे खतरनाक इलाका था। इस तरफ कोई बड़ा छोटा जानवर भी नहीं आता था। इस खतरनाक जगह को पार करने के बाद हम पहाड़ी पर पहुंच सकते थे। उस जोड़े ने रहने की जगह इतने खतरनाक मुकाम पर बनाई थी कि कोई आसानी से उन तक नहीं पहुंच सकता था। बाबूलाल की खूबियां नजर आ रही थी। निहायत साफ जगह नजर आते ही वो उसको छोड़कर
दूसरी सिमत हो जाता था। मैंने कई दफ़ा ये देखा तो उससे पूछा, तुम साफ रास्ता छोड़कर झाड़ियों में घुस जाते हो, इसकी क्या वजह है? वो ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, नहीं बाबू, वो साफ रास्ता नहीं है, वो तो बड़ी गहरी दलदल है, हाथी का भी पता ना चले, इतनी खतरनाक है। ये पट्टी जिसको हम पार कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा आधी फरलांग होगी। यहाँ पर कोई बड़ा दरख्त भी नहीं था, सिर्फ जगह जगह घास उगी नजर आती थी। उस जगह को पार करने में 2 घंटे लगे और हम पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। ये पहाड़ी दरअसल एक सुरख मिट्टी का टीला था और उस पर घास उगी हुई थी। घास के दरमियान जगह जगह जंगली फूल खिले हुए थे और उनकी खुशबू फैली हुई थी। दूर दूर तक किसी जानवर का पता न था। शायद इसकी वजह वो दलदल थी कि जानवर इस तरफ नहीं आते थे। ये जगह निहायत पुरसुकून थी और कोई तफरीही स्पॉट लगती थी। बाबूलाल ने कहा, सर, यहाँ पर किसी दरिंदे का डर तो नहीं, मगर वो ससुरे दोनों इधर हैं, ये ख्याल रखना पड़ेगा। साथ साथ रहना है और चारों तरफ ख्याल रखना है। हमारे वास्ते ये बहुत अच्छा है कि वो बास मारत है। अगर हवा इधर रही तो दूर से पता चल जाएगा और ना रही तो भी 10-20 कदम से पता जरूर चल जाएगा। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। ये तो खबर है कि उनका ठिकाना यही पहाड़ी है, अब सिर्फ खो देखना है। उसके बाद क्या करोगे? मान सिंह ने पूछा। उनको उसमें कैद कर देना है। वो बोला, कैद किस तरह करोगे? मान सिंह फिर बोला, बहुत बढ़िया काम तो ये है कि खो के दरवाजे पर आग लगा दी जाए और धुआं अंदर जाए। वो अंदर रहेंगे और मौका देखकर निकल जाएंगे। मैंने कहा, हो तो सब सकत है, उपाय तो करना पड़ेगा, एक और तरीका भी है। बाबूलाल बोला, वो भी बताओ। मैंने पूछा। खो के दरवाजे पर ढेर सारी प्याज डाल दी जाए। वो बोला, प्याज? उससे क्या होगा बाबूलाल? मान सिंह ने पूछा। अरे वाह भैया वाह, तुमका नहीं पता, भेड़ियों को प्याज की बू बहुत बुरी लगती है, वो प्याज से दूर दूर रहता है। ये बड़ा खराब जानवर है, लोमड़ी के बच्चों को भी खा जाता है। और तुमका पता, लोमड़ी ठहरी एक काया बच्चे देने से पहले खेत से प्याज तोड़ कर लाती है और भट्ट के सामने ढेर कर देती है। अब भेड़िए का डर खत्म हो जाता है और वो बच्चे देती है। बाबूलाल ने कहा, ये तुमको किस तरह पता? मैंने हैरत से कहा, अरे साहेब, हम जंगल जंगल फिरत रहे हैं, हमने लोमड़ी के भट्ट के सामने प्याज देखी तो चौंक गए। पहले ख्याल आया शायद लोमड़ी प्याज खाती होगी, मगर खाने को तो कोई आसार नजर न आए। भिट में झांक के देखा तो लोमड़ी के बच्चे नजर आए। वो भिट के दरवाजे तक आ गए थे। अभी हम एक तरफ खड़े थे कि एक भेड़िया भिट के दरवाजे तक आया। उसके सामने लोमड़ी के बच्चे थे। 2-3 बार वो पलट गया और फिर पलटा और फिर चला गया। अब हमारी समझ में लोमड़ी की चालाकी आ गई थी। बाबूलाल खामोश हो गया और मेरी समझ में गांव के बच्चों को महफूज करने का तरीका आ गया था। इंसान कहाँ कहाँ सीखता है, तजुर्बा ही सिखाता है। दुनिया की किसी दरसगाह में जो नहीं पढ़ाया जाता वो भी इंसान जानता है और उसको सिखाने वाला उसका तजुर्बा होता है, हालात होते हैं। कितनी आसानी से एक मुजर्रब और कारामद नुस्खा मेरे हाथ आ गया। इससे मैं गांव के मासूम बच्चों की हिफाजत आसानी से कर सकता था। जो काम पुलिस नफरी और गांव की चौकीदारी नहीं कर सकी, वो काम ये मामूली प्याज करेगी। वाह बाबूलाल वाह, मेरे इस सफ़र का हासिल है ये। आगे जो कुछ तजुर्बा मिलेगा वो तो मुफ्त ही होगा। मैं दिल में ये सब सोच रहा था कि मान सिंह ने कहा, अभी खो नहीं मिली है, पहले उसका तो पता चलाया जाए। मैंने चौंक कर कहा, हाँ तुमने ठीक कहा, पहले उनका ठिकाना तलाश करो। और हम तीनों आगे चल पड़े। हम घोड़ों से उतर पड़े और आहिस्ता आहिस्ता टीले के दामन में आगे बढ़ते रहे। ये टीला गोलाई में कोई ज्यादा नहीं था। मैंने सोचा पहले इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, अगर कुछ नजर आया तो ठीक, वरना फिर इसके ऊपर जाएंगे। तरतीब हमारी वही थी, सबसे आगे बाबूलाल, उसके बाद मैं और मेरे बाद मान सिंह। घोड़ों की लगाम में हमने पकड़ी हुई थी और खरामा खरामा आगे बढ़ रहे थे कि अचानक बाबूलाल खड़ा हो गया और बोला, बास आवत है। वही सड़ी मांस की बास है। किधर से आ रही है? मैंने पूछा। हवा उत्तर से आ रही है, बास भी उत्तर से आ रही है, वो बोला। मगर उस तरफ तो टीला नहीं है, मान सिंह ने कहा। बात तुम्हारी ठीक है, पर बास तो उधर से ही आ रही है, मैं तो ये जानूं, वो बोला। इसका मतलब है वो जंगल की तरफ है या इधर आ रही हैं। मैंने कहा, यही बात है, जल्दी ओट पकड़ो, वो बोला। मुश्किल ये थी कि यहाँ पर कोई बड़ा दरख्त नहीं था, ना ही का दादम झाड़ियाँ थी कि उनकी आड़ पकड़ लेते। सिर्फ एक ही तरीका था कि घास में बैठ जाएं और घोड़ों को भी बिठा दें, और यही करना पड़ा। घोड़े थके हुए थे, आराम से बैठ गए और बैठकर घास पर मुंह मारने लगे। हम तीनों की नजरें उत्तर की तरफ जमी रहीं। आधा घंटा गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। तो मैंने पूछा, बास आ रही है अब तक? बाबूलाल बोला, हाँ आ तो रही है। दिन का वक्त था, सूरज आसमान पर था, दूर दूर तक साफ नजर आ रहा था। बाबूलाल ने आहिस्ता से कहा, वो देखो, कोई शोर ना हो। मैंने घास से सार उठाकर उत्तर की तरफ देखा। दूर से कोई आ रहा था, एक मर्द और एक औरत। औरत ने लहंगा और चोली पहन रखी थी और दोनों का रंग काला था।
उनके तंदुरुस्त बदन पर काले कपड़े चिपके हुए थे। उसकी चाल में मस्ती थी, वो इठला इठला कर चल रही थी। उसके साथ जो मर्द था वो सिर्फ लंगोटी लगाए हुए था। उसके चेहरे पर बालों का घना जंगल था, कद लंबा था और हाथ पैर भी मजबूत नजर आते थे, मगर बालों की वजह से उसका चेहरा इतनी दूर से साफ नजर नहीं आता था। वो चलते चलते औरत के साथ शरारत भी करता था। दोनों ही मस्ती के आलम में थे। उनको अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि उनको कोई देख रहा है। इसकी वजह यह थी कि हवा का रुख हमारी तरफ था और हमारी खुशबू उन तक नहीं जा रही थी। उनकी बू हमारी तरफ आ रही थी। बाबूलाल की ये खूबी लाजवाब थी। उसने बिल्कुल ठीक सिमत बताई थी। वो दोनों हमारी तरफ आने की बजाय बाएं तरफ मुड़ गए। अब वो अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे। बाबूलाल ने बहुत आहिस्ता से कहा, सिर्फ मैं बिल्ली की चाल से उनका पीछा करूंगा। सबका जाना ठीक ना ही होगा, उनको पता चल जाएगा। मैंने जुबान से कुछ नहीं कहा, इशारे से उसको इजाज़त दे दी और वो फासला रखकर चल दिया। आधे घंटे के बाद वो वापस आ गया और बोला, देख आए, बहुत बढ़िया भिट टीले के पार मौजूद है। भिट के दरवाजे पर पीलू की झाड़ियाँ उगी हैं, यही पहचान है। आपका इरादा है वापस चलेंगे, उनको यहाँ पर सुकून से रहने दो, यहाँ से भगाना नहीं है। अगर भाग गए तो फिर ढूंढना पड़ेगा, तैयारी करके आएंगे। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको घायल कर सकेंगे, ये हमसे मरेंगे तो नहीं। और फिर हम वापस चल पड़े। मैंने उनके ठिकाने की रिपोर्ट बनाई और एसपी साहब को रवाना कर दी। रिपोर्ट पढ़कर एसपी साहब ने मुझे बुलाया और कहा, तुमने उन पर हमला नहीं किया, क्या वजह थी? सर, हम हमला तो कर सकते थे, मगर उनके पास चोला बदलने की जो शक्ति है वो उसके ज़रिए भाग जाते। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज़ख्मी कर लेते, मगर उनकी मौत इन गोलियों से नहीं होगी। इस सफ़र में एक चीज़ हाथ आई है, उसके ज़रिए हम गाँव वालों को महफूज कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या चीज़ है? एसपी साहब ने चौंक कर कहा, प्याज। प्याज की बू भेड़िया सख्त नापसंद करता है, उसके करीब नहीं आता। ताज्जुब है, तुमने ये नुस्खा किससे पता किया? वो बोले, सर, आदमी कोशिश करता रहे तो कुछ ना कुछ आसानियाँ कुदरत भी उसको पैदा कर देती है। मैंने कहा। वो बोले, ये बात ठीक है, अब तुम उन पर हमले की तैयारी करो। नहीं सर, अभी नहीं, पहले उनको मारने का भी नुस्खा दरियाफ्त करूँगा। ओछा हाथ डालना बेकार होगा, वो वहाँ से कहीं और रूपोश हो जाएंगे। इसलिए इत्मीनान से उनको वहीं पर रहने दिया जाए। गांव वालों को बता दिया जाए कि वो प्याज अपने घरों के पास डाली रखें और ख़ास तौर से रात में तो ज़रूर डालें। मैंने बात ख़त्म की। तुमको यकीन है कि प्याज काम करेगी? वो बोले। मैंने उनको लोमड़ी अपने बच्चों को किस तरह बचाती है वो बात बताई तो वो बोले, जानवर हमसे ज़्यादा होशियार निकला। हैरत है सर, जंगल की ज़िंदगी आसान नहीं होती। हर जानवर अपनी फितरती खूबी से जंगल में रहता है। किसी में ताकत है, किसी में फुर्ती, और कोई सिर्फ चालाकी से जिंदा रहता है। कुदरत ने सबको कुछ न कुछ दिया ज़रूर है। मैंने कहा। मैंने हर गांव में कहलवा दिया कि वो प्याज के स्टॉक अपने पास रखें। इससे ये फ़ायदा हुआ कि वाकई दरिंदों ने किसी गांव पर हमला नहीं किया। 1 महीना गुजर गया। मैं पंडित शिव शंकर की तलाश में जगह जगह फिरता रहा, मगर उसका कोई पता न चला। मैं इस तरफ से मायूस हो गया था कि दीनालाल एक दिन मेरे पास आ गया और बोला, सर, इसलिए हाजिर हुआ था कि अगर आप इजाज़त दें तो वापस दिल्ली चला जाऊं। क्यों जाना चाहते हो? मैंने पूछा। यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है, वहाँ तो मेरा काम बहुत है, पेट भर मजदूरी कर लेता हूँ। वो बोला, ठीक है, चले जाओ। तुमने मखलूक खुदा को और हमको एक मुसीबत में डाल दिया है। मैंने कहा। मैंने? किस तरह? सर, मैं समझा नहीं। दीनालाल ने पूछा। तुमने अपनी जोरू पर इतनी सख्ती की कि वो राक्षस बन गई। मैंने कहा, दुनिया का कोई गैरतमंद मर्द ये नहीं चाहेगा कि उसकी जोरू बेलगाम फिरती रहे। मैंने अगर सख्ती की थी तो इसकी वजह सिर्फ यही थी कि वो घर में रहे, मगर उसको तो आज़ादी चाहिए थी। वो जब चाहती घर से निकल जाती और जब चाहती आती थी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। ये सख्ती भी कितने दिन रही, वो फिर मुझ पर हावी हो गई और मुझे ही भागना पड़ा। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। दीनालाल ने जवाब दिया, तुम दिल्ली में उसी जगह रहना और अगर पता बदलो तो मुझे आगाह ज़रूर करना। मैंने कहा। अमावस की काली रातों में शैतानी ताकतों का जोर होता है, मगर मेरा टकराव जिसे था वो पुरस्कार शैतानी ताकत हर रात टकराने की सलाहियत रखती थी और वारदातें करती थी। उसका वजूद इंसानी नस्ल के लिए बहुत ख़तरनाक था। मैं उसके मुकाबले में कमज़ोर पड़ रहा था। इसके बावजूद कि मेरे पास पुलिस फोर्स थी और मुझे फ्री हैंड मिला हुआ था। मेरी बदनसीबी ये थी कि मुजरिम मेरे सामने था। मैं उस पर कारी ज़र्ब नहीं लगा सकता था। उसकी पुरस्कार ताकत उसको बचा जाती थी। मैंने सोचा और कोलिंगा को बताया। कुछ मुकामात ऐसे आते हैं कि इंसान उन चीज़ों पर भरोसा करता है जिनको वो खुद नहीं मानता। मेरी पोजीशन भी कुछ ऐसी है। तुम इस केस में मेरे साथ हो। ये बताओ, कानूनी तरीकों के अलावा भी कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि हम इस मुसीबत से निजात हासिल कर लें? मैंने पूछा।
हमारे कबीले में मेरे सामने ऐसा वाकया नहीं हुआ, मगर बुजुर्ग बताते थे कि दूसरे करीबी कबीलों में ऐसे या इससे मिलते जुलते वाकयात हो चुके हैं। कुलिंगा ने कहा, फिर इसका हल भी होगा? मैंने कहा, गुरु हर मर्ज की दवा होता है, वो हर मुश्किल का तोड़ पैदा करता है और अगर नहीं कर पाता तो खुद खत्म हो जाता है, मगर सरदार फिर भी होता है और गुरु सरदार के कहने पर चलता है। कुलिंगा ने कहा, तुम ये बताओ, कोई गुरु ऐसा है जो हमारे काम आ सके? मैंने पूछा, जरूर होगा, मगर वो यहाँ के हालात में क्या करेगा? हर गुरु मुकामी हालात और माहौल में अपनी कुव्वत इस्तेमाल करता है। जंगल से आकर यहाँ पर उसकी कुछ नहीं चलेगी, तो इसका मतलब हुआ कि गुरु भी मुकामी ही होना चाहिए। मैंने कहा, सर आप फिक्र न करें, वारदातें तो बंद हैं। वो जोड़ा किसी आबादी की तरफ नहीं आ रहा, गांव वालों ने प्याज का बंदोबस्त कर लिया है। उन दोनों को जंगल में पाबंद रहने दें। हो सकता है जिस तरह एक रास्ता मिला है दूसरा भी मिल जाए। अगर हम वारदातों को रोक सकें तो ये भी हमारी कामयाबी है। कुलिंगा ने कहा, इन हालात में तुमने जो कहा है वो जरूर कामयाबी है, मगर मैं आगे की सोचता हूँ। मैंने कहा, सोचना भी चाहिए, मगर जल्दबाजी कभी कभी जीती हुई बाजी हरा देती है। कुलिंगा ने जवाब दिया। मेरी सोच की लहरें और ना जाने कहां कहां परवास करती कि मान सिंह कमरे में दाखिल हुआ। सलूट करने के बाद बोला, सर बाबूलाल खबर लाया है कि रात से उसको वही बास आ रही है। किस तरफ से आ रही है? सर मैं उसको बुलाता हूँ, आप खुद पता कर लें। चलो उसको बुलाओ, मैंने कहा। चंद मिनट के बाद बाबूलाल कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने पूछा, हाँ बाबूलाल क्या खबर है? हमारा ख्याल है सर, चंदनपुर पर मेहरबानी होने लगी है। कैसी मेहरबानी? रात से हम बराबर देख रहे हैं कि बास आ रही है। अरे बाबूलाल, यहाँ पर तो हर तरफ आबादी है, चौकी के चारों तरफ घर हैं, बास किधर से आ रही है? मैंने हैरत से कहा, ई बास तो वही है, मगर ई में दूसरी खुशबू भी मिल गई है, जिसके कारण हम चक्कर में पड़े हैं। वो सोचते हुए बोला, मैं नहीं समझा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने पूछा। लागत यह है कि बड़ी बास को छुपाने वास्ते दूसरी खुशबू भी लगाई है। वो बोला, और तुम दोनों खुशबू सूंघ रहे हो? मैंने कहा, हाँ सरकार, हमारा नाम बाबूलाल है, सारी जिंदगी ई कामा गुजरी है सरकार। वो बोला, मैं तुम्हारे तजुर्बे और काबिलियत को मानता हूँ, करो तलाश, ये बू कहाँ से आ रही है। मान सिंह, बाबूलाल के साथ तुम और कुछ और सादा कपड़े वालों को लगाओ और वो सब बाबूलाल के माथे काम करेंगे। कोई वारदात चंदनपुर में नहीं होनी चाहिए। तैयारी करो, हर तरफ आदमी फैलाओ। और चंदनपुर में इमरजेंसी नाफिज हो गई। ये सिर्फ बाबूलाल की इतला पर हुआ। मुझे यकीन था कि बाबूलाल झूठ नहीं कह रहा होगा, उसका तजुर्बा और काबिलियत को मैं आजमा चुका था। चंदनपुर को शहर तो नहीं कह सकते, मगर शहरी सहूलतें सब यहाँ पर हैं। आबादी भी 1 लाख के करीब है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ज़मीनों पर काम करते हैं। चारों तरफ जरखेज ज़मीनें हैं और हरियाली ही हरियाली नजर आती है। बड़े बड़े आमों के बागात हैं। लोग अपनी रोज़ी पैदा कर लेते हैं। हर इलाके और बाज़ारों में पुलिस के आदमी सादा लिबास में घूम रहे थे और हर नए आदमी पर नज़र रखी जा रही थी कि अचानक बाबूलाल ने बताया, सरकार अब बास नहीं आ रही, यहाँ पर रेलवे नहीं है, सफ़र का जरिया लारी है। 2 अड्डे यहाँ पर लारी के हैं, दोनों पर सख्त पहरेदारी थी, मगर मुजरिम हमारे कान के पास बैठा रहा और भाग गया। अगर मैं या एसपी साहब मुजरिम को ना जानते तो ज़रूर अपने मातहतों को नाअहल करार देते, मगर हम चूंकि सब हालात से वाकिफ़ थे इसलिए खामोश रहे। मुझे यकीन था कि मुजरिम ज़रूर आया था। वो अकेला था या दोनों थे ये नहीं कह सकते, मगर बाबूलाल झूठ नहीं बोलेगा। 2 दिन नहीं गुजरे थे कि रोनी गांव के करीब ही एक छोटा सा गांव है, उसका नाम साबू है। वहां पर शाम के वक्त पनघट पर 2 भेड़ियों ने हमला कर दिया। एक औरत घबराहट में कुएं में गिर गई और एक औरत बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई। भेड़िए औरत को छोड़कर भाग गए। वो औरत इतनी ज्यादा जख्मी थी कि मेरे पहुंचने से पहले ही मर गई। मैंने लाश को देखा। भेड़ियों ने उसका गला बहुत बुरी तरह चबाया हुआ था और पेट भी फाड़ दिया था, मगर अंदरूनी एज़ा मौजूद थे। शायद उनको इतना वक्त नहीं मिला था कि वो खा सकते। तरीका वारदात वही था। भेड़िए अब इतने दलेर हो चुके थे कि पनघट पर कई औरतों की मौजूदगी में हमला कर दिया। नागमनी गांव के हमले के बाद ये वारदात हुई। वहां पर भी भेड़िए नाकाम हुए थे और यहाँ पर भी इस हद तक तो नाकाम थे कि औरत के आज़ा नहीं खा सके थे। बाबूलाल ने औरत को सूंघकर बताया, ई काम उसी छड़ी बास का है। भेड़िए सख्त बेचैन हैं, वो ज़रूर दूसरा हमला करेंगे, ये मेरा अंदाज़ा है। उनका नशा पूरा नहीं हुआ, वो ज़रूर दूसरा वार करेंगे। मान सिंह ने अपना ख्याल जाहिर किया। प्याज ने बहुत काम किया था। रात में गांव पर हमले का खतरा बहुत कम हो गया था। राम मूर्ति का चंदनपुर आना समझ में नहीं आ रहा था, जबकि उसको यह एहसास था कि उसके बदन से नागवार बदबू निकलती है। मान सिंह का ख्याल था कि वो किसी अपने पुराने आशना की तलाश में आई थी या किसी पुराने दुश्मन की तलाश में आई थी। पुराने आशनाओं में हरिया और कई थे। दुश्मनों में दीना लाल को वो अपना दुश्मन समझती थी। सबकी अपनी अपनी राय थी। एसपी साहब का ख्याल था वो मेरी तलाश में आई थी, क्योंकि उस वक्त
मैं ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसकी राह का रोड़ा था। जुलाई के महीने में बागात में से आम उतारकर बैलगाड़ियों में भरते हैं। ये काम ज़्यादातर औरतें और उनके बच्चे करते हैं। कैलाशपुर गांव में बहुत बड़े आम के बागात हैं। जुलाई में पूरे आम तैयार हो जाते हैं और उनको मंडी पहुंचाना ज़रूरी होता है। करीब तरीन मंडी तुनकपुर ही है। ये बैलगाड़ियाँ रात को एक साथ रवाना होती हैं। सारी रात के सफ़र के बाद सुबह 8 बजे तुनकपुर पहुँच जाती हैं। ये बैलगाड़ियाँ 4-5 होती हैं और एक साथ लाइन से सफ़र करती हैं। अक्सर तो ऐसा होता है कि आगे वाला कोचवान जागता है और बाकी के सब बैलों को एक दूसरे से जोड़कर सो जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि रात भर ये गीत गाते सफ़र करते हैं। सबके पास लठ होते हैं और ये बड़े दलेर जवान होते हैं क्योंकि ये रात का सफ़र होता है और जंगल उनकी गुजरका होती है। कैलाशपुरी गांव जंगल के अंदर तो ना था मगर ज़्यादा दूर भी ना था। रात को 5 बैलगाड़ियाँ आम लेकर रवाना हुई। जंगल से दूर होते ही 4 गाड़ियों वाले टेक लगाकर सो गए। बैल अपनी रफ्तार से चले जा रहे थे। आगे गाड़ी वाला जाग रहा था और बुलंद आवाज़ से कोई गीत भी गा रहा था। उसकी आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी कि अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई। रात के सन्नाटे में एक भयानक चीख की आवाज़ उभरी। ये आवाज़ उसी गीत गाने वाले की थी। इसके साथ ही चारों कोचवान आगे गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि बहुत जीसम भेड़िए गाड़ी वाले को घसीट कर ले जा रही हैं। वो अपने बचाव में हाथ पैर मार रहा है। एक ने आगे बढ़कर भरपूर वार भेड़िए की कमर पर किया। ये एक कड़ियल जवान का वार था मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि भेड़िया अपनी जगह डटा रहा। दूसरे ने भेड़िए के सर का निशाना लिया और लठ दे मारा। ये भी अच्छा वार था। इससे सिर्फ यह हुआ कि वो भेड़िया अपनी जगह छोड़कर आगे चला गया मगर उसकी जगह दूसरा आ गया। मगर चारों जवान बहुत बुरी तरह भेड़ियों पर पिल पड़े और ताबड़तोड़ हमले करते रहे। उन हमलों से भेड़िए कब तक बचाव करते। उन्होंने पहले गाड़ी वाले को छोड़ दिया। वो जख्मी तो था मगर इतना ज़्यादा नहीं था। मगर भेड़िए जाने पर तैयार नहीं थे। उनके तराफ में चक्कर लगा रहे थे। ये बात चारों के लिए हैरानकुन थी कि ये कैसे भेड़िए हैं कि भाग नहीं रहे। चारों ने एक साथ लठ ज़मीन पर मारते हुए हमला कर दिया और भेड़िए जंगल में भाग गए। ये सारी तफसील मुझे तुनकपुर में गाड़ी वालों ने बताई। जो गाड़ी वाला जख्मी था उसको तुनकपुर मंडी के अस्पताल में दाखिल करा दिया। अब ये बात तय थी कि भेड़िए सख्त बेचैन हैं। उनका नशा पूरा नहीं हो रहा। किसी भी भेड़िए की दीदा दलेरी की ये इंतहा है कि वो 4 आदमियों से मुकाबला करे। मैंने फ़ौरन एक प्रोग्राम तरतीब दिया। गाड़ी बानों की जगह पुलिस के जवान गाड़ियों में बिठाए और आम के साथ ढेर में भी एक एक जवान बिठा दिया। एक बहुत बड़ा जाल भी तैयार रखा। अब मेरा प्रोग्राम उनको जिंदा पकड़ने का था। हालांकि मैं जानता था कि मैं उनको रोक नहीं सकूंगा मगर मैं क्या करता। इन हालात में उनको पकड़ना ज़रूरी था। आगे रोक सकूंगा कि नहीं ये आने वाला वक्त ही बतलाएगा। मुझे वही करना था जो कानून कहता था। ऊपर वालों को मुजरिम चाहिए था और मेरी ड्यूटी उनको पकड़ने की थी। मैंने इस तरह प्रोग्राम तरतीब किया था कि वो खुद जाल में आ जाएं। जिस गाड़ी में उनका चारा था उसी गाड़ी को जाल में रखा था। बाकी 3 गाड़ियों में आदमी थे मगर बज़ाहिर सिर्फ आगे वाली गाड़ी पर ही एक आदमी था। शाम होते ही गाड़ियां रवाना हो गईं। आगे वाला गाड़ीबान जोर की आवाज़ के साथ गाने लगा। बैलों के गले में पड़ी घंटियां भी बजने लगीं। गांव से बाहर आते ही रात के सन्नाटे में ये आवाज़ें दूर तक फैल गईं। एक गाड़ी में आमों के ढेर के नीचे मैं और मेरे साथ बाबूलाल थे। दूसरी पर मान सिंह और दूसरे कई लोग थे। सड़क पर अंधेरा फैला हुआ था। दूर दूर तक आबादी नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ खेत थे मगर किसी आदमजात का पता नहीं था। अचानक बाबूलाल ने कहा, बास आवत है, होशियारी की ज़रूरत है। मैंने पूछा किस तरफ से आ रही है। हवा उत्तर की चलत है, बास उत्तर से आ रही है। चंद ही मिनट गुजरे थे कि बाबूलाल ने मेरे कान में कहा, वो देखो सामने। मैंने उसी सिमत देखा। सामने ही अंधेरे में 2 भेड़िए खड़े थे। दोनों की आंखें टॉर्च की तरह चमक रही थीं और वो गाड़ी करीब आने का इंतजार कर रहे थे या शायद मौके का जायजा ले रहे थे। गाड़ीबान बेफिक्री से गाने गाता चला जा रहा था। गाड़ी जब भेड़ियों के पास पहुंची तो एक भेड़िया छलांग लगाकर गाड़ी पर चढ़ा मगर गाड़ीबान होशियार था। उसने गाड़ी से नीचे छलांग लगा दी। भेड़िया भी नीचे कूद गया। इस दौरान दूसरा भेड़िया भी पहले के पास आ गया मगर एक जोरदार धमाका हुआ और रोशनी फैल गई। ये काम मानसिंह ने किया था। रोशनी में दोनों भेड़िए परेशान हो गए। उनके चारों तरफ आदमी थे और वो उनका घेरा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान जाल के करीब उनको लाया गया और जाल डाल दिया गया। फिर पता नहीं क्या हुआ कि जाल के अंदर सिर्फ एक भेड़िया रह गया और एक नामालूम किस तरह गायब हो गया। ये सब कुछ सबके सामने हुआ। किसी को पता नहीं चला कि एक कहाँ गया। बड़ी मुश्किल से जाल लपेटकर एक को काबू किया गया और हम चंदनपुर लौट आए। उस एक भेड़िए को पहले से बनाए गए पिंजरे में कैद कर दिया। मैंने पूरे ऑपरेशन की तहरीरी रिपोर्ट बनाई और एसपी साहब के पास खुद गया। उनको बताया कि पकड़े तो दोनों थे मगर एक गायब हो गया है।
एसपी साहब और दूसरे अफसरान ने आकर खुद देखा और हैरत का इजहार किया कि ऐसा भेड़िया उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। ये सारी कार्रवाई रातों रात हुई, मगर दिन की रोशनी सबके लिए नाकामी और मायूसी लेकर आई। दिन निकलते ही पिंजरा खाली था, दरवाज़ा उसी तरह बंद था, ताला भी लगा हुआ था। एसपी साहब भी आ गए। सबने हैरत का इजहार किया। हम अपने कैदी को 24 घंटे भी अपनी कैद में नहीं रख सके। हमें ये पता नहीं चल सका कि हमने नर भेड़ी को पकड़ा था या मादा को पकड़ा था। वो सिर्फ चंद घंटे ही हमारा मेहमान रहा और फरार हो गया। हमारी नाकामी ने हमको शर्मिंदा कर दिया। किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। मैं अफसराने बाला के सामने खामोश था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इन हालात में कई दफ़ा मेरे दिल में आया कि मैं कहाँ सर मार रहा हूँ। लड़ाई उनसे होती है जो सामने हूँ। उससे कौन जीत सकता है जो गायब होकर मौजूद रहता है, जो बारीक से बारीक सुराग से भाग जाता है, जिस पर कोई हथियार असर नहीं करता। कितने कामयाब ऑपरेशन से हमने उन दोनों को पकड़ा था, मगर वही हुआ जिसका डर था। हमारी सारी मेहनत और सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। मुझे ये बात समझ आ गई थी कि हम अपने तरीकों पर उन दोनों को ज़ेर नहीं कर सकते। वो हर दफ़ा मुंह चढ़ाकर भाग जाएंगे। उनका मुकाबला करना है तो कोई उन जैसा ही वार करना पड़ेगा। मावराई ताकत के सामने वैसा ही हरीफ खड़ा करना होगा। अचानक एक मखसूस इशारा पाकर रोलुका ने कहा, जमाल साहब, मैं कुछ गर्मी महसूस कर रहा हूँ, लिहाजा छत पर जा रहा हूँ। आप किसी बात की फिक्र न करें, और अगर कोई बात आपके मिजाज के खिलाफ हो जाए तो बिल्कुल भी फिक्र न करना और ना ही ज़रा भी घबराना। आपके हालात की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं हर सूरत में आपको इस अजाब से छुटकारा दिला दूंगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रोलुका कमरे से बाहर निकला छत पर जाने के लिए, मगर कमरे से बाहर निकलते ही अपने मखसूस तरीके से रूपोश हो गया, क्योंकि रोलुका को उसके एक खास कारिंदे ने एक अहम इशारा दिया था। रोलुका के कमरे से बाहर निकलते ही अचानक एक धमाका सा हुआ। फिर देखते ही देखते रोशनी का एक गोला फटा और जमाल खान के घर समेत इर्द गिर्द का सारा इलाका रोशनी में नहा गया। इसके बाद फौरन ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। लेकिन फिर न जाने किस तरह जिस कमरे में जमाल खान बैठा था, उस कमरे में एक कोने से दूधिया रोशनी फूट पड़ी और उस रोशनी से कमरा मुनव्वर हो गया। अचानक दिल दहला देने वाली एक चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर जमाल खान पर सख्ता तारी हो गया और जमाल खान का दिल खौफ की ज्यादती से अपनी रफ्तार से दुगना तेज धड़कने लगा। अभी जमाल खान संभलने भी न पाया था कि जैसे कमरे में जलजला सा आ गया। कमरे की हर चीज उथल पुथल होने लगी और साथ ही खौफनाक और भयानक आवाज गूंजी, मूर्ख, तू क्या समझता है कि मैं तुझसे दूर हो गया हूँ? क्या मैं तुझे भूल गया हूँ? और मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि तूने मेरे ठोस शरीर को नष्ट कर दिया और साथ ही राम मूर्ति के वजूद को भी खत्म कर दिया। मैं तुझे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ सकता। तुझे तड़पा तड़पा कर जीवित रखूंगा ताकि तू कर्बनाक जिंदगी का मजा चखे। क्या तू समझता है कि मैं तेरी हरकत से बेखबर हूँ? नहीं, तेरी हर हरकत और सोच पर मेरी नजर है। तू मेरी बर्बादी के लिए अपने हमदर्द को बुला लाया है। अरे मूर्ख, ये तेरे किसी काम नहीं आएगा। ये तेरा मददगार नहीं, बल्कि इसकी वजह से मेरा इंतकाम और भड़ककर तेज हो गया है। मेरे सामने इसका वजूद एक चूहे से बढ़कर नहीं। अगर ये तेरा हमदर्द है तो दुम दबाकर भागता क्यों है? अरे भागने वाले तो बुज़दिल होते हैं। अगर सिर्फ मेरे साथ कुछ होता तो शायद मैं तेरे बच्चों पर रहम खाते हुए दरगुजर कर देता, लेकिन तूने जो राम मूर्ति के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं शक्ति वाला हूँ। मेरी शक्ति का तुझे अंदाज़ा नहीं, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं मरकर भी अमर हूँ। मैं हमेशा रहूँगा और आने वाली तेरी नस्ल से इसी तरह इंतकाम लेता रहूँगा। अगर तू मर गया तो उसके बाद भी तेरी आत्मा मेरे वंश में होगी और तेरी आत्मा भी मेरे इंतकाम से पल पल तड़पती रहेगी। बहुत जल्द तेरे हमदर्द का हशर नशर होने वाला है। पहले मैं तेरे सामने तेरे हमदर्द का कचूमर निकालूंगा और तू देखता रह जाएगा। फिर अचानक सुनाई देने वाली आवाज़ जैसे घुटकर रह गई। ऐसा लगा कि उसकी आवाज़ घबराहट और परेशानी के बाइस अपनी बातें छोड़कर बाहर निकली हो। और हुआ भी यही था कि रोलुका ने रूपोशी की हालत में अपने एक कारिंदे को इशारा किया तो वो कारिंदा उस आत्मा की तरफ बढ़ा कि अचानक उस आवाज़ की जगह एक रोशन झमाका हुआ और फिर वो रोशनी का गोला एक तरफ आसमान की वुसअतों की तरफ बढ़ता हुआ खत्म हो गया। ये देखकर रोलुका रूपोशी से बाहर आ गया और मुस्कुराकर बोला, कमबख्त, बुज़दिल, भाग गया। ये वक्त बताएगा कि चूहा कौन है। फिर रोलुका अचानक जमाल खान के कमरे में आ गया तो देखा कि जमाल खान की सांस उथल पुथल थी और आंखों से खौफ का अंदाज़ा साफ हो रहा था। बहरहाल रोलुका बोला, जमाल साहिब घबराए नहीं, ये उसकी गीदड़ भभकी है। बुज़दिल भाग गया। जमाल साहिब आप आराम करें, आपसे फिर मुलाकात होगी और आपकी रुदात सुनूंगा। ये सुनकर जमाल खान वापस अपने कमरे में आ गए।
और फिर रोलुका उस मेहमान खाना में रात गुजारने के लिए ठहर गया। दूसरी सुबह नाश्ते से फारिग होकर जमाल खान से रोलुका बोला, जमाल साहब अब आप आगे की सुनाएं। और जमाल खान ने आगे की रुदात सुनाना शुरू की। मैंने अपनी नाकाम कार्रवाई के बारे में बताया। एक नया ऑफिसर वलायत से आया था। वो जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम हिंदुस्तानी लोग हर बात को जादू मंतर से जोड़ देते हो, अपनी नाकामी को तस्लीम नहीं करते, हीले बहाने तलाश करते हो। काम करो, ब्रिटिश सरकार काम मांगती है। मैंने जवाब दिया, सर ये जो मैंने रिपोर्ट दी है ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, इसके गवाह मौजूद हैं, सारा डिपार्टमेंट जानता है। तुम लोग में कोई है जिसने भेड़ियों को भगा दिया, उसको पकड़ो। मगर तुमने एक डरावनी कहानी गढ़कर सुना दी और अपनी जान छुड़ा ली। सर मेरे स्टाफ में कोई ऐसा नहीं है, आप यकीन करें, मैंने कहा। मगर मिस्टर हडसन जो ताज़ा इंडिया आया था वो नहीं माना। मैं जब वापस आया उस वक्त बड़ा बददिल था, दिन रात की भाग दौड़ से थक भी गया था। मेरे तासुरात और चेहरे पर लिखी तहरीर एसपी साहब ने पढ़ ली थी। हडसन के रिमार्क एसपी साहब ने भी सुने थे। वो खुद तमाम कार्रवाई के चश्मदीद गवाह थे। जाहिर है उनको भी हडसन के रिमार्क अच्छे नहीं लगे। मैंने 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्त लिखी और एसपी साहब को रवाना कर दी। एसपी साहब ने पूछा, ज़रूरी काम है तो जाओ, मना नहीं करता। सर बात यह है कि बहुत दिन हुए मैं अपने घर नहीं गया, वालिद से नहीं मिला। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, बरेली के पास एक गांव कलावती है। अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद कर लें, हाजिर हो जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। वो बोले, मैं जानता हूँ क्यों छुट्टी ले रहे हो, मगर मैं तुमको रोकूंगा नहीं। छुट्टी लेना तुम्हारा हक है। चार्ज हडसन साहब खुद लेंगे, वो खुद इस ऑपरेशन को डील करेंगे। तुमने अच्छे वक्त पर रुख्सत ली है, अगर ना लेते तब भी हडसन साहब के चार्ज में काम करना पड़ता। वो इस मिशन के लिए ही आए हैं। तुम जो रिपोर्टें मुझे देते रहे हो वो सिर्फ मेरी हद तक नहीं रहीं, ऊपर भी गई हैं। और हडसन साहब इन मामलात में बड़े माहिर माने जाते हैं, इसलिए उनको इंचार्ज बनाया गया है। कल तुम उनको चार्ज दे दो, स्टाफ से मिलवा दो और आराम करो। दूसरे ही रोज़ मैंने हडसन साहब को चार्ज दे दिया और मैं बरेली से होता हुआ गांव कलावती आ गया। वाले साहब बहुत कमज़ोर हो गए थे, मुझे देखकर बहुत खुश हुए और बोले, मैं तुझे रोज़ याद करता था, अच्छा हुआ कि तू आ गया। मैं काम काज के लायक नहीं रहा, अपनी ज़मीन की खुद देखभाल कर और तेरे लिए लड़की देख ली है, फ़ौरन शादी कर ले। मैं तेरे बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। मैं हंस पड़ा, आप हमेशा ऐसी ही बात करते हैं, ख़त में भी यही लिखते थे और अब भी वही कहानी। ज़रा घर में आराम तो करने दे, मैंने कहा। खूब आराम कर, मौज कर, मगर अब तू शादी में देर नहीं करेगा। मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, अगर तूने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं तुझे मुआफ़ नहीं करूँगा। और वालिद साहब का ये आखिरी जुमला मुझे मार गया और 1 हफ्ते के बाद ही निहायत सादा अंदाज में मेरा निकाह हो गया। पीलीभीत बरेली से 20 मील के फासले पर एक गांव है बसीलपुर। कहने को ये गांव है मगर उसकी आबादी बहुत है और किसी भी कस्बे से बड़ी आबादी है। पीलीभीत से उसको एक सड़क मिलाती है। वो सड़क बहुत चौड़ी बनी हुई है, आधी सड़क पक्की है और आधी कच्ची है। बैलगाड़ियाँ कच्ची सड़क पर और तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ पक्की सड़क पर चलती हैं। सड़क के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं जिनमें जामुन, आम, नीम, शीशम और शहतूत के दरख्त कसीर तादाद में लगे हुए हैं। उस सड़क पर धूप कभी नहीं आती और दौराने सफ़र फल लोग खाते हुए चलते हैं। किसी फल के तोड़ने पर पाबंदी नहीं है। रात में बैलगाड़ियाँ नहीं चलती, इसकी वजह यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और सड़क के दोनों तरफ जंगली जानवर अपना बसेरा करते हैं। यही सड़क शाहजहांपुर तक जाती है। उसी सड़क पर रात में एक वारदात भेड़ियों ने की। शाहजहांपुर से एक गाड़ी पीलीभीत की तरफ आ रही थी। गाड़ी में एक औरत और 2 मर्द थे। गाड़ी उस रोड पर खराब हो गई और उनको वहां पर रुकना पड़ गया। ड्राइवर ने कोशिश की कि गाड़ी ठीक हो जाए मगर गाड़ी नहीं चली। औरत को उन्होंने गाड़ी के अंदर बिठा दिया और दोनों मर्द, यानी एक उस औरत का शौहर था और एक ड्राइवर, ये लोग पीलीभीत के अच्छे कारोबारी थे। रात में बहुत कम गाड़ियाँ इस रोड पर सफ़र करती हैं। दोनों मर्द गाड़ी के मडगार्ड पर बैठ गए और बातें करने लगे। बातें करते करते रात के 11 बज गए। कोई गाड़ी नहीं आई। सेठ को भी जमाई आने लगी और नींद के मारे बार बार मडगार्ड से सेठ गिरने लगा तो बोला, अच्छा पन्ना लाल, मुझसे तो आप बैठा नहीं जाता, दिन भर भाग दौड़ में गुजरा है, थकन भी है, मैं गाड़ी की सीट पर जाता हूँ। सेठानी तो सो गई है, तुम ज़रा होशियार रहना, कोई गड़बड़ नजर आए तो शोर कर देना, मैं उठ जाऊँगा। और सेठ गाड़ी के अंदर चला गया। अब गाड़ी के बाहर सिर्फ पन्ना लाल ड्राइवर रह गया, मगर वो गरीब क्या करता, मुलाजिम था। वो मडगार्ड पर बैठा ऊँगता रहा। आखिर बैठ बैठ कर वो थक गया और बोनट पर ही लेट गया। रात का क्या बजा था पता नहीं, उसको किसी ने टांग से पकड़कर जमीन पर डाल दिया। उसने नींद भरी आंखों से अंधेरे में देखा तो उसको 2 नीले रंग की टॉर्च जलती नजर आई। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि किसी ने उसके नरखरे पर हमला कर दिया। 2-3 खुरखुर की आवाज़ें गले से ज़रूर निकली और फिर सन्नाटा छा गया।
इसके बाद गोश्त चबाने और हड्डी तोड़ने की आवाजें आती रहीं। दोनों भेड़ियों ने बड़े इत्मीनान के साथ दावत उड़ाई और चले गए। गाड़ी के अंदर वालों को कानो कान खबर न हुई। ये पहली वारदात थी जो बसीलपुर के इलाके में हुई, और वो भी सड़क पर। ये खबर मुझे मान सिंह ने बताई। मैं तो छुट्टी पर था, मगर मेरे साथी मुझे तमाम कार्रवाइयों से बाखबर रखते थे। हडसन ने पूरी कानूनी कार्रवाई की और इस वारदात को डाकाजनी करार दिया, क्योंकि सेठ का बयान था कि उसके पास नकद 5,000 रुपये थे जो डाकू ले गए और ड्राइवर को मार गए। मगर मान सिंह का कहना था कि वारदात बिल्कुल उसी अंदाज में हुई थी। डाकू मारकर चले जाते, लेकिन गोश्त नहीं खाते, खून तो नहीं पीते। मगर अंग्रेज इंचार्ज के सामने कौन बोलता। मान सिंह ने एसपी साहब को अपनी रिपोर्ट भी दी थी। अब अगर ये मान लिया जाए कि वारदात भेड़ियों ने की है, तो सेठ के 5,000 कौन ले उड़ा था? सेठ झूठ बोल रहा था या हडसन के किसी आदमी ने हाथ साफ कर दिया था? हडसन के हमले में मेरा सिर्फ एक आदमी शामिल था, और वो था रोशन खान। वो भी इसलिए था कि वो एक अच्छा ड्राइवर भी था। मेरा बाकी का स्टाफ तब्दील कर दिया गया था, मगर राब्ते में सब थे। ये लोग मुझ पर जान निसार करने वाले लोग थे। इसकी वजह ये थी कि मैं उनके साथ बराबरी का सलूक करता था और उनकी इज्जत करता था। पीलीभीत से जुनूब की तरफ एक 20 मील चौड़ी पट्टी है। उस जंगल का नाम साखामल का जंगल है। ये जंगल माला के जंगल से भी ज्यादा खतरनाक कहलाता है। उस 20 मील लंबी चौड़ी को पार करना बहुत खतरनाक है। बड़े से बड़ा दरिंदा यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ दरख्त भी ऐसे यहाँ पर पाए जाते हैं जो खून पीते हैं। इंसान या जानवर उनकी हद में आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। यहाँ पर कुछ कबाइल ऐसे भी आबाद हैं जो दरख्तों पर रहते हैं, आदमखोरी करते हैं। उनमें और दरिंदों में जरा फर्क नहीं है। साखामल जंगल के आखिरी सिरे पर एक नदी बहती है। उस नदी की गहराई बहुत है और पानी का बहाव भी बहुत तेज है। उस नदी के पार एक कबीला आबाद है जो उस जंगल का सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका है। यहाँ के बारे में मशहूर है कि यहाँ की औरतें जादू सहर की माहिर होती हैं और आदमी को काबू करके उसकी हैयत बदल देती हैं। ताकतवर मर्द को बैल बना देती हैं और हल में चलाती हैं। खूबसूरत मर्द को बकरा वगैरह बनाकर साथ रखती हैं। इन बातों में कितनी हकीकत है पता नहीं, क्योंकि जो उस तरफ गया वापस आया ही नहीं। सब सुनी सुनाई बताते हैं। उन भेड़ियों का ठिकाना अब यही साखामल जंगल था। वो यहीं से निकलकर वारदातें कर रहे थे। अतराफ के गांव और सड़कें उनका निशाना थी। हडसन को अब ये यकीन आ गया था कि ये वारदातें भेड़िए कर रहे हैं, मगर वो उनको इंसानी भेड़िया मानने पर राजी नहीं था। वो हर वारदात के बाद मौके पर जाता था, लोगों के बयानात भी लेता था, कानूनी खाना पूरी भी करता था, मगर ये सब बेकार था। जितनी वारदातें हडसन के दौर में हो गईं, उतनी वारदातें मेरे पूरे दौर में नहीं हुई थी। उस पर बराबर दबाव बढ़ रहा था और दबाव के साथ बसीलपुर रोड खतरनाक करार दिया जा चुका था। उस इलाके में बहुत कम भेड़िए होते हैं, मगर वारदातें उनकी थीं। वो जोड़ा बड़ी आसानी से अपना शिकार कर रहा था। सरकारी तौर पर कुछ नहीं हो रहा था। हर रोज शिकायतें ऊपर पहुंचाई जा रही थी। मैंने 1 माह की छुट्टी और बढ़ा ली थी। वालिद साहिब और बेगम का इसरार था कि मैं नौकरी छोड़ दूं और गांव में ही रहूं। शायद मैं उनकी बात मान भी जाता, मगर मेरी खोपड़ी में राम मूर्ति एक खूंखार भेड़िए के रूप में बैठी हुई थी। मैं उसको फरामोश नहीं कर सकता था। वो मेरी जिंदगी की पहली नाकामी थी, मेरी अना का मसला थी। मैं उसको नहीं भूल सकता था। अगर पुलिस डिपार्टमेंट मुझे निकाल भी दे तो भी मैं राम मूर्ति को तलाश ज़रूर करूँगा। ये मेरा अहद था। मैंने वालिद साहब और बेगम को कुछ नहीं बताया था। दूसरे माह की छुट्टी ख़त्म होने से पहले मुझे एसपी साहब का पैगाम मिला। मैं उनके पास पहुंच गया। वो मुझे देखते ही बोले, थकन उतर गई, अब तो फ्रेश हो गए होंगे। यस सर, मैं पुरसुकून हूँ, मैंने जवाब दिया। स्पेशल मिशन के बारे में पता है? वो बोले, ज़्यादा नहीं पता। वारदातें हो रही हैं और ज़्यादा वारदातें बसीलपुर रोड पर हुई हैं, सिर्फ इतना ही पता है, मैंने जवाब दिया। हडसन सख्त परेशान है। उसको हालात का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसने तुमसे चार्ज ले लिया। अगर अंदाज़ा होता तो शायद वो इस मिशन से दूर ही रहता। एसपी साहब ने कहा, सर, हर जगह के हालात और माहौल अलग अलग होते हैं। जो ऑफिसर इंडिया में बहुत कामयाब रहा है वो रंगून या श्रीलंका में भी कामयाब हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। हडसन साहब बेशक ज़्यादा तजुर्बाकार आदमी हैं, मगर जिन हालात में यहाँ पर काम करना है वो उनको नहीं जानते। मगर कोई बात नहीं, काम करते रहेंगे तो यहाँ का तजुर्बा भी उनको हो जाएगा। मैंने कहा, मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ, हर जगह एक ही फार्मूला कामयाब नहीं होता। अब हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हर दूसरे रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। उन भेड़ियों की आड़ में कुछ दूसरे अनासिर भी गर्दन उठा रही हैं। हडसन सिर्फ वारदातों के नक्शे बना रहा है और रिपोर्ट लिख रहा है। उसके पास कोई प्लान नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मैंने अफसरान के पास उसकी रिपोर्ट भेज दी है, जिनकी सिफारिश पर उसको वलायत से बुलाया गया था। जिस वक्त वो आया था हालात क्या थे और अब क्या हालात हैं, वो फ़र्क भी मैंने वाजे कर दिया है। मेरा ख्याल है बहुत जल्द उसकी वापसी हो जाएगी।
मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि तुम जहनी तौर पर खुद को तैयार कर लो और अपने स्टाफ को जमा कर लो। किसी भी दिन हैडसन वापस चला जाएगा और तुम फिर स्पेशल मिशन के इंचार्ज होगे। और ये बात याद रखना कि आज की मेरी और तुम्हारी मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड है। एसपी साहब के आखिरी जुमले ने मेरी अहमियत वाज़ेह कर दी और एसपी साहब का किरदार भी वाज़ेह हो गया। उन्होंने एक अंग्रेज़ के मुकाबले में मुझे पसंद किया। ये उनकी इंसाफ पसंदी जाहिर करती थी। मैंने अपने स्टाफ को जमा करना शुरू कर दिया। मेरे आजमाए मेरे साथी मेरे लिए ज़रूरी थे। बसीलपुर रोड के बंद होने का मुझे बहुत दुख था। अक्सर लोग उधर से सफ़र नहीं करते थे। बैलगाड़ियाँ काफिले की शक्ल में सफ़र करती थी। लारी और दूसरी गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चलती थी। उस रोड पर सफ़र करने का जो मज़ा था वो ख़त्म हो चुका था। एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मुझे एसपी साहब के ऑर्डर मिल गए और मैं चंदनपुर मरकजी दफ्तर में आ गया। मेरा पूरा स्टाफ भी साथ था। कोलिंगा बहुत खुश था। मान सिंह, रोशन खान सभी खुश थे। काम तो इंसान हर जगह करता ही है, मगर एक काम ड्यूटी समझकर किया जाता है और एक काम फ़र्ज समझकर किया जाता है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मैंने अपने स्टाफ में ये स्पिरिट पैदा कर दी थी कि वो काम को ड्यूटी समझकर नहीं, फ़र्ज समझकर, खिदमत समझकर करें। ऑर्डर मिलते ही मैंने सबसे पहले बसीलपुर रोड पर तवज्जो दी और कई मन प्याज मंगवाकर हर उस जगह पर डाल दी जहां से भेड़ियों के आने के इम्कानात थे। बैलगाड़ियों के काफिलों के साथ पुलिस के आदमी सफ़र करने लगे। रात के वक्त दरख्तों पर मचान बांधकर पुलिस को बिठा दिया। चंद ही रोज में बसीलपुर रोड साफ हो गया और भेड़िए किसी और तरफ चले गए। बसीलपुर से आगे फरीदपुर का गांव है। वहां से खबर मिली कि एक जोड़ा भेड़ियों का उस तरफ देखा गया है। फरीदपुर में एक बहुत बड़ा तालाब है। ये तालाब गोलाई में नहीं है बल्कि एक नहर की तरह लंबा है। चौड़ाई भी 20 गज होगी और लंबाई 2 फरलांग। आधा तालाब आपाशी नहाने धोने के काम आता है और आधा सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरफ सिर्फ पानी भरने वाली औरतें और मर्द ही जाते हैं। तालाब के किनारों पर बड़े बड़े दरख्त हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। गर्मियों में यहाँ पर हर वक्त भीड़ रहती है। लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बच्चे दरख्तों पर खेलते हैं, औरतें भी अपना काम करती हैं और शाम को चली जाती हैं। मैंने ये जगह देखी हुई थी। ये जगह भेड़ियों की आइडियल शिकार का बन सकती थी। मैं फ़ौरन फरीदपुर रवाना हो गया। फरीदपुर में मैंने सबसे पहले लोगों को खतरे से आगाह किया, प्याज मंगवाई और खुफिया मोर्चे बनाए। दरख्तों पर भी बैठने का बंदोबस्त किया। वहाँ के लोगों ने देखा कि हम उनकी हिफाजत को ये सब कर रहे हैं तो वो लोग भी हमारे साथ हो गए और हम सबसे पूरा ताउन करने लगे। सिर्फ पुलिस या सरकारी मशीनरी काम करे तो काम कभी मुकम्मल नहीं होता। अगर अवाम भी सरकारी मशीनरी के साथ ताउन करें और उनको उनके फ़ायदे और नुकसान का एहसास हो जाए तो काम आसान हो जाता है। मैंने फरीदपुर के लोगों को यही बावर कराया कि सिर्फ सरकारी लोग आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, आप सबको साथ काम करना पड़ेगा। मेरी बात उनकी समझ में आ गई और फरीदपुर में कोई वारदात नहीं हुई, मगर खतरे के पेश नज़र नफरी यहाँ रही और मुकामी लोग भी चौकस रहे। उस रोड पर आगे शाहजहांपुर है, मगर उससे पहले कई गाँव हैं। हमने हर गाँव में 1-2 आदमी छोड़ दिए थे और गांव वालों को भी होशियार कर दिया। मेरे इंतज़ाम का ये नतीजा निकला कि भेड़िए रूपोश हो गए। वारदातें जो ताबड़तोड़ हो रही थी बंद हो गई। ज़रा सुकून मिला तो कुछ आगे के प्रोग्राम के बारे में सोचा। मैंने एसपी साहब को बता दिया था कि मुझे एक आदमी की तलाश है। अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने उसके ज़ेरे असर मान सिंह को बुलाया और पूछा, सहारनपुर के अर्दनी गाँव की रामतलैया में एक मुठ है, उसको चेक किया? नहीं, उधर तो कोई नहीं गया। मान सिंह ने जवाब दिया, तैयारी करो, सहारनपुर चलना है। सिर्फ तुम और मैं जाएंगे, जल्दी करो, अभी वक्त है, गाड़ी मिल जाएगी। मान सिंह ने ज़रूरी सामान लिया और हम रवाना हो गए। 3 बजे के लगभग हम सहारनपुर में थे। अब यहाँ से 1 घंटे का सफ़र और था और लारी जा चुकी थी। अब रात सहारनपुर में गुजारकर अरूनी गांव जा सकते थे। मैंने मुकामी थाने में रिपोर्ट की और रात गुजारी और सुबह लॉरी से अरूनी गांव रवाना हो गए। रास्ता मेरा देखा हुआ था। रामतलैया ज़्यादा दूर जगह नहीं थी। तालाब में अब भी ज़्यादा पानी नहीं था। जगह जगह काई और कीचड़ भरी पड़ी थी। उस तालाब के साथ ही एक मिट्टी का टीला। उसी टीले के अंदर मुठ बना हुआ था, मगर उसका दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। नया आदमी टीले के चारों तरफ चक्कर लगाता रहे, फिर भी उसको मुठ के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। मैं अंदाजे से हर झाड़ी को चेक करता जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि रास्ता तो है। टीले के ऊपर जो झाड़ियाँ थीं वो हवादान का काम करती थीं। इसके अलावा कोई और भी रास्ता था, ये मुझे पता नहीं था। एक घनी झाड़ी के पीछे पत्थर चूने नजर आए। मैं समझ गया यही दरवाज़ा है। मान सिंह ने जल्दी जल्दी वो पत्थर गिरा दिए और आगे सुरंगनुमा रास्ता नजर आने लगा। सुरंग की ऊंचाई 5-5.5 फुट रही होगी, इसलिए हम झुककर आगे बढ़ रहे थे। पहले दरवाजे से कुछ रोशनी आ रही थी, मगर अब घुप अंधेरा हो गया था। मुझे पता था कि हमको सुरंग से गुजरना है। एक छोटी टॉर्च मेरी जेब में थी, वो मैंने रोशन कर ली।
मान सिंह का हाथ मैंने पकड़ लिया और दोनों आगे बढ़ते गए। झुके झुके गर्दन भी अकड़ गई थी। जमीन पर पत्थर पड़े थे, उन पर पैर टकराता था तो एक जोरदार आवाज सुरंग में होती थी। 2-3 मिनट के बाद कुछ रोशनी नजर आने लगी और छत भी ऊंची हो गई। रोशनी ऊपर से आ रही थी। वही गोल हॉलनुमा कमरा था, मगर अंदर कोई नहीं था। अंदर कुछ भी नहीं था। एक कोने में मिट्टी का चबूतरा बना हुआ था, उस पर एक मटका रखा हुआ था। मैंने याद किया, पहले जब मैं आया था उस वक्त ना चबूतरा था ना मटका था। मान सिंह ने मटका चेक किया और बोला, इसमें पानी है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर कोई रहता तो है। मैंने कहा, रहता तो है, मगर उसके आने जाने का रास्ता ये सुरंग नहीं हो सकती। मान सिंह ने अपना ख्याल जाहिर किया। बात तुम्हारी समझ आती है, मगर दूसरा कोई रास्ता नजर भी तो नहीं आता। मैंने कहा, सर दूसरा रास्ता तलाश करना पड़ेगा। मान सिंह बोला, ठीक है, अभी दिन है, रोशनी भी है, करते हैं तलाश। और हमने अंदर की सब दीवारें देखना शुरू कर दी। ये मुठ कुदरती बना हुआ था। शायद ये कभी तालाब के अंदर मिट्टी का टीला, उसके अंदर पानी ने ये हाल बना दिया और पानी सुरंग बनाता हुआ बाहर निकल गया। तालाब सूख गया और ये कुदरती मुठ तैयार हो गया। जहाँ पर चबूतरा बना हुआ था वहाँ पर एक भारी पत्थर भी रखा था। नजर ऐसा आता था कि ये ठोस बहुत भारी पत्थर है, मगर मान सिंह ने उसको हिलाया तो ये आसानी से एक तरफ हट गया। ये पत्थर की 1 इंच मोटी सील थी जो ढक्कन की तरह रखी थी। अंदर भी रास्ता नजर आता था। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा ये तो जमीन को तराश कर बाकायदा सीढ़ियां बनी हुई थी और गहराई में जा रही थी। मान सिंह ने कहा, ये क्या सर, इस टीले में क्या क्या निकल रहा है? अभी कुछ नहीं निकला, अंदर उतरेंगे तो कुछ निकलेगा। मैंने कहा, ज्यादा नहीं 10-11 ही सीढ़ियां थी। इसके बाद सीढ़ियों के सामने रुख पर एक दरवाजा था, उसको भी मिट्टी तराश कर निकाला गया था। ये दरवाजा एक छोटे कमरे का था। ये कमरा भी मिट्टी तराश कर बनाया हुआ था। उस कमरे में सामने ही एक दरवाजा और नजर आ रहा था और उस दरवाजे के बाहर दिन की रोशनी फैली हुई थी। उस कमरे के अलावा सब जगहों पर अंधेरा था। अब तक किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, मगर सीढ़ियों से उस कमरे तक सफाई थी। हवा का गुजर था, किसी किस्म की घुटन या बदबू का नामो निशान नहीं था। मैं उस दरवाजे से बाहर आ गया। ये एक खुला मैदान था, मगर वीरान मैदान। दूर दूर तक किसी जानदार का नामो निशान नहीं था। मान सिंह भी बाहर आ गया और बोला, यही है वो दरवाजा जिससे अंदर रहने वाला आता जाता होगा। लगता तो ऐसा ही है, मगर दूर दूर किसी का पता नहीं है। मैंने कहा, इंतजार करना पड़ेगा, शायद कोई आ जाए। मान सिंह ने कहा, मगर शाम हो गई, कोई नहीं आया। तो मैंने कहा, रात तो यहाँ पर गुजारना मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं, गांव चलते हैं। और हम वापसी के लिए रवाना हो गए। रात गुजारना थी। मुखिया ने हमारे रहने और खाने का बंदोबस्त कर दिया। सुबह नाश्ते के बाद हम दोनों फिर रवाना हो गए। अब हमने ये किया कि 2-3 आदमी अपने साथ ले लिए और सुरंग की तरफ चले गए और सुरंग का रास्ता पत्थरों से पूरा बंद कर दिया। फिर घूमकर मैदानी रास्ते की तरफ आ गए। ये इसलिए किया कि अगर कोई अंदर हो तो वो मैदानी रास्ते से बाहर निकले, और उसके दरवाजे पर हम मौजूद थे। मगर हमको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अंदर से तीरथ राम सन्यासी बाहर आ गया। मुझे देखकर चौंका, फिर बोला, मुझे खबर थी कि तुम जरूर आओगे। क्यों, तुमको क्या मेरे आने का ख्वाब आ गया था? मैंने कहा, यही समझ ले बच्चा, मैं ज्ञानी हूँ, मेरा ज्ञान यही कहता था। वो बोला, तुमने मुझे गलत राह पर भटका दिया था, मुझे तुम्हारी तलाश तो होना थी, इसमें ज्ञान की कौन सी बात है? मैंने तेजी से जवाब दिया, मैं मानता हूँ मैंने तुझसे गलत बात की थी, इसका भी कोई कारण तो था। वो बोला, क्या कारण था? मैंने पूछा। वो भगोरिया बदमाश मुठ पर कब्जा करके बैठ गया था, उससे मुठ खाली कराना जरूरी था। सन्यासी ने जवाब दिया, तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया। अगर तुम मुझे पूरे हालात बता देते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मैंने कहा, मुझे अंदाजा नहीं, पुलिस वाले बड़े बदनाम हैं। वो बोला, भगोरिया से पहले तुम ही यहाँ पर रहते थे? मैंने पूछा, मैं बहुत दिन से यहाँ पर हूँ। वो बोला, तुम्हारे पास राम मूर्ति आई थी, वो किस काम से आई थी? मैंने सवाल किया। ये उस जमाने की बात है जब राम मूर्ति के पास कोई शक्ति नहीं थी, मगर वो शक्ति की तलाश में थी। उसने उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी सुंदरता और बदन को खूब इस्तेमाल किया, मगर मैं दुनिया से मुंह मोड़ चुका हूँ, मुझ पर उसका जादू नहीं चला। उसने अपने बदनी करतब खूब दिखाए, मगर ब्रह्मचारी को हरा न सकी और 2 घंटे कोशिश करके चली गई। सन्यासी बोला, उसके साथ और कौन था? मैंने पूछा, पता नहीं, अंदर तो वो अकेली ही आई थी। सन्यासी ने जवाब दिया, एक बात समझ में नहीं आई, तुमने उसको कुछ नहीं दिया, फिर इतनी जल्दी वो इतनी शक्ति की मालिक कैसे बन गई? मैंने पूछा। सन्यासी मेरा सवाल सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम पुलिस में इंस्पेक्टर हो, मगर ये भी हो सकता है कि कल डीएसपी हो जाओ। वो बोला, मगर ये शक्ति तो बड़ा मेहनत तलब काम है, इतनी जल्दी तो हासिल नहीं होती। मैंने कहा, मगर ऐसा भी होता है कि शिकार कोई और करता है और खाता कोई और है। मेहनत तो जरूर किसी ने की है, मगर उसको धरी धराई दौलत मिल गई है। जब किसी की तकदीर अंधेरों में डूबती है तो ऐसा ही होता है, उसकी अकल उसका साथ छोड़ देती है और अंधेरे उसको अच्छे मालूम होते हैं। राम मूर्ति के साथ यही हुआ है। अब वो वापस भी आना चाहे तो भी नहीं आ सकती,
ना उसमें कोई धर्म रहा, ना वो संसार में रहने के काबिल रही। तीरथ राम सन्यासी ने जवाब दिया, बात यह है कि वो कब तक इसी तरह इंसानों के लिए मुसीबत बनी रहेगी? उसका कुछ तो तोड़ होगा। मैंने पूछा। है, उसका तोड़ भी है और उसकी मौत भी है, मगर मेरी ये लाइन कभी नहीं रही। मैंने जो कुछ अब तक किया है अपनी मुक्ति के लिए किया है। दुनिया और दुनिया वालों से मैं वास्ता नहीं रखता, मगर तुमको इस दुनिया में ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो तुम्हारी मुश्किल आसान कर देंगे। वो बोला, तुम इस सिलसिले में क्या कर सकती हो? मैंने कहा, मैं तुमसे दूर रहूं और तुम्हारी मदद करूं, यही कर सकता हूं। मेरी मदद कैसी होगी ये तुमको वक्त आने पर पता चल जाएगा, सन्यासी ने जवाब दिया। ठीक है तीरथ राम, मैं तुम्हारी बात का एतबार करता हूँ। फिर अगर तुमसे मुलाकात करना पड़े तो कहाँ मिलोगे? मैंने पूछा। ये मुट्ठी मेरी जगह है, मर गया तो यहाँ पर ही समाधि भी बन जाएगी। वो बोला। तीरथ राम को गिरफ्तार करने गया था, मगर खाली वापिस आ गया। मैंने जो सफर की रिपोर्ट बनाई कुछ नहीं छुपाया और एसपी साहब को रवाना कर दी। दूसरे ही रोज मेरी कॉल आ गई और मैं एसपी साहब के सामने था। मिस्टर खान, तुमने जो रिपोर्ट तीरथ राम के बारे में दी है, तुमको पता है कि वो तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। एसपी साहब ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में अपनी बात की। मैं जानता हूँ सर, मैंने कहा। फिर तुमने ऐसी रिपोर्ट क्यों बनाई? अपनी बचत का खासा तो रखना पड़ता है। वो बोले, सर मैंने वही रिपोर्ट में लिखा है जो हकीकत है। मैं अपनी बचत का खाना रखता तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ झूठ का सहारा लेना पड़ता। तीरथ राम का किरदार बिल्कुल साफ है, मैं हर तरह चेक कर चुका हूँ। फिर उसके खिलाफ मैं क्या लिखता? हालात कुछ इस तरह पेश आए कि उसका किरदार शक व शुबा के दायरे में आ गया, मगर उसकी वजाहत और शवाहद ने साबित कर दिया कि वो झूठ नहीं बोल रहा। मैं मानता हूँ कि हर ऑफिसर अपनी बचत का खाना पहले भरता है और फिर रिपोर्ट ऊपर रवाना करता है, मगर मैं क्या करूँ, मैं झूठ की सीढ़ी लगाकर ऊपर नहीं चढ़ता। अगर आपकी जगह कोई और ऑफिसर मेरे ऊपर होता तो मैं जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर होता या अपने गाँव में खेती बाड़ी कर रहा होता। मुझे सच बोलने और लिखने की ताकत आपने दी है। अब मुझसे कुछ झूठ और मन घड़त कहानियां लिखवाना चाहेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब मुझे सच की आदत पड़ चुकी है और ये आपकी हौसला अफजाई की वजह से हुआ है। मैंने अपनी बात खत्म की और खामोश गर्दन झुकाकर बैठ गया। खूब मिस्टर खान, बहुत खूब। दुनिया के शायद पहले पुलिस वाले हो जो झूठ का सहारा नहीं लेता, खुद अपनी जात को झूठ का सहारा लेकर नहीं बचाता। और मैं भी शायद तुम्हारी तरह का दीवाना ऑफिसर हूँ कि तुमको बर्दाश्त करता हूँ और कदर करता हूँ। तुम अपना काम करो, मुझसे जुबानी जो दिल करे रिपोर्ट दे दिया करो, मगर अपनी कमजोरी को तहरीरी शक्ल में मत लाना, क्योंकि कल को कोई दूसरा ऑफिसर आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। उन्होंने रिपोर्ट निकालकर मेरे सामने रख दी और फिर बोले, इसको दोबारा बनाओ, तीरथ राम को मुजरिम ना बनाओ, मगर खुद को भी बचाओ। नाकामी का जवाब कुछ भी हो सकता है, खुद को नाकामी का डायरेक्ट जिम्मेदार न ठहराओ। तुमने शायद जज्बात में ये रिपोर्ट लिखी है, इसको दुरुस्त करके भेज देना। मैंने वापस आकर रिपोर्ट पढ़ी तो अंदाजा हुआ कि वाकई मैंने जज्बात में आकर खुद को नाकामी का जिम्मेदार ठहराया था। अच्छे इंसानों की दुनिया में कमी नहीं है। दुनिया के हर खित्ता जमीन पर, हर कौम में, हर मजहब में अच्छे इंसान मौजूद हैं और ये रहती दुनिया तक रहेंगे। मेरा एसपी भी एक अच्छा इंसान था। वो उस कौम का फर्द था जो हिंदुस्तान पर कब्जा करके बैठी थी, मगर अच्छाई हर जगह है। अब फिर से नई सूरत हाल मेरे सामने थी, फिर नए सिरे से आगाज करना था। कहीं से किसी वारदात की खबर नहीं आ रही थी। मैं और मेरे अफसरान खुश थे कि शायद भेड़ियों का खतरा हमेशा के लिए टल गया है। इंसान अपने तौर पर सब अच्छा ही सोचता है, मगर आने वाला वक्त क्या दिखाएगा वो नहीं समझ सकता। इंसान वक्त के हाथों में कठपुतली है, वक्त के नादीदा हाथ उसको नचाते हैं। मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ करने के प्रोग्राम बनाए, मगर हुआ वही जो वक्त ने लिख दिया था। तवक्कुआत की नाकामी भी बेशक एक फितरी बात है। अचानक मुझे खबर मिली कि शाहजहांपुर के मोहल्ले मुंशी टोला में वारदात हो गई है, तो मैं दौड़ा उस तरफ। ये मोहल्ला शाहजहांपुर के आखिरी सिरे पर वाक़ था। इसके बाद आबादी नहीं है, खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐन किनारे के एक घर में दो भेड़ियों ने धावा बोल दिया। एक औरत जख्मी हुई और एक बच्चा भेड़िया लेकर फरार हो गए। ताज्जुब इस बात का था कि यहाँ से जंगल बहुत दूर है, फिर वो यहाँ पर कैसे आ गए। मैंने बाबूलाल को बुलाया और उसको काम पर लगा दिया। पुलिस ने 2 घंटे की तलाश के बाद बच्चे की लाश एक खेत से बरामद कर ली। उस बच्चे की लाश को अगर लाश कहा जा सके, क्योंकि उसके जिस्म पर गोश्त बिल्कुल नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी। मालूम होता था भेड़िए बहुत भूखे थे। मैंने अपना काम किया और बाबूलाल को छोड़कर चला आया। बाबूलाल का काम हमारा काम खत्म होने के बाद शुरू होता है और ज़्यादा वक्त लेता है। वो घर से खुरा उठाकर उस खेत तक गया होगा, वहाँ से आगे भेड़ियों के ठिकाने तक जाएगा और फिर वापस आएगा। मगर दूसरे रोज सुबह ही सुबह बाबूलाल आ गया। मैंने पूछा, क्या खबर है बाबूलाल? ठिकाना तो पता चल गया है। वो बोला, कहाँ है? तुम देख आए हो? मैंने फिर सवाल किया। देख आए हैं, शाहजहांपुर के पश्चिम में एक बहुत पुरानी बाउली वीरान पड़ी है। पूरी बाउली गिर गई है। ऊका अंदर बड़ी बड़ी सुरंग अब भी मौजूद है।
अंदर जाने की तो हमका हिम्मत न हुई, सड़ी बास भरी पड़ी है उका अंदर। वो बोला, वही बदबू जो उनके बदन से आती है। मैंने पूछा, वैसी ही सड़ी बास थी और ई भी पता नहीं कि सुरंग कितनी लंबी है, अंदर सांप बिच्छू का भी डर अलग है। ई करके हम चले आए। बाबूलाल ने कहा, ये तुमको यकीन है कि वो दोनों उसके अंदर हैं? मैंने पूछा, अंदर हैं कि नहीं? ई हम कैसे बोलें, अंदर तो हम गए ही नहीं। बाबूलाल ने जवाब दिया, मेरा मतलब है तुम्हारा कुछ अंदाजा तो होगा। मैंने फिर कुरीदा, हमारा अंदाजा बात की वजह से है कि वो अंदर हैं। बाबूलाल ने जवाब दिया, खुरा तुमको इंसानी मिला था या भेड़िए का? मैंने पूछा, सुरंग के दरवाजे तक तो भेड़िए का था, उसके बाद खुरा नहीं मिला या शायद नजर नहीं आया, कुछ कह ना ही सकत हैं। बाबूलाल ने जवाब दिया। मैंने रोशन खान और मान सिंह को बुलाया और चलने की तैयारी का ऑर्डर दे दिया। उन दोनों को पता था कि ऐसे मौक़ों पर क्या क्या तैयारी करना पड़ती है और हम 10 बजे शाहजहांपुर की तरफ रवाना हो गए। 3-3.5 घंटे का हमारा सफ़र था। बहुत तेज़ी से हमने ये सफ़र किया। 1 बजे हम शाहजहांपुर के थाने के सामने पहुंच गए। यहाँ का इंचार्ज मिश्रा था। उसको सूरत हाल बताई, वारदात का उसको भी पता था। वो बोला, मेरी मदद की ज़रूरत है, आप बताएं। नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 4 घोड़े चाहिए क्योंकि आगे खेतों में जीप का जाना मुश्किल होगा। वो बोला, कितनी दूर जाना है? इसका जवाब बाबूलाल ने आगे बढ़कर दिया, पश्चिम में बावली तक जाना है। हाँ समझ गया, एक वीरान सी बावली है तो वहाँ। ठीक है, 4 घोड़े आ जाते हैं। और कुछ ही देर में घोड़े आ गए। मैं, मान सिंह, रोशन खान और बाबूलाल फौरन रवाना हुए। घोड़ों पर यह सफ़र ज़्यादा तवील नहीं लगा और हम 15-20 मिनट में ही बावली के सामने खड़े थे। सबसे पहले बाबूलाल घोड़े से उतरा और सबको उतरने का इशारा किया। घोड़े से उतरते ही रोशन खान ने एक तरफ पोजीशन संभाली। मान सिंह भी एक सतून की आड़ में पोजीशन पकड़ चुका था। मैं और बाबूलाल आगे बढ़े। हम दोनों की हिफाजत वो दोनों कर रहे थे। मेरे हाथ में एक बहुत ताकतवर टॉर्च थी और बाबूलाल राइफल पकड़े मेरे साथ था। दिन में हमले का डर तो नहीं था, मगर काम तो पूरा करना पड़ता है। हमारे काम में गलती की गुंजाइश नहीं होती। रोशन खान और मान सिंह हमसे दूर थे, मगर उनकी निगाहें हम पर होंगी। अब हम गार के सामने थे। उस बावली के साथ ये गार क्यों बनाया गया था, ये तो बनाने वाला ही बता सकता था। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि ये गार आदमखोर भेड़ियों की आरामगाह बना हुआ था। कितना बड़ा ये गार था, हमको कुछ पता नहीं था। मुगलिया दौरे हुकूमत में ना जाने इसी किस्म की सैकड़ों बावलियाँ क्यों बनाई थीं। कुछ का ख्याल था कि ज़मीन के अंदर भी रास्ते बनाए गए थे और उन रास्तों के ये रोशनदान और हवादान हैं। इन बावलियों में एक कुआं ज़रूर होता था और बहुत से मुकामात पर यह कुआं आज भी ज़ेरे इस्तेमाल हैं, मगर इस बावली में कुआं तो नज़र नहीं आ रहा था। पत्थर के ढेर के नीचे ये सुरंग ही नज़र आ रही थी। सुरंग के बाहर भी बदबू महसूस हो रही थी, मगर ये कैसी बदबू थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना सड़े गोश्त की बदबू थी, ना सड़े अनाज की बदबू थी, मगर थी बहुत नागवार। बाबूलाल ने करीब जाकर कहा, ई सुरंग है। मैंने टॉर्च का रुख उस तरफ किया और बटन दबा दिया। एक ताकतवर रोशन दायरा कार के अंदर गया और चलता ही चला गया। किसी दीवार से नहीं टकराया। सामने कोई रुकावट होती तो रोशनी का सफर खत्म होता। इससे अंदाजा हुआ कि यह सुरंग बहुत तवील है। इसके अंदर जाना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि बदबू बाहर तक आ रही है। अंदर का क्या आलम होगा। जहां तक रोशनी जा रही थी सिवाय मकड़ी के जालों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। दीवारें काली थीं, उन पर कीड़े मकोड़े चलते नजर आ रहे थे। दरख्तों की जड़ें सांपों की तरह जमीन से और सुरंग की दीवारों से बाहर आ रही थी। मैंने मान सिंह और रोशन खान को इशारे से बुला लिया और कहा, मान सिंह क्या ख्याल है, अंदर चलें? मान सिंह ने मेरे हाथ से टॉर्च ली, नाक पर रुमाल रखा और सुरंग के अंदर 4-5 कदम अंदर चला गया और टॉर्च जलाकर 3-4 मिनट देखता रहा, फिर वापस आ गया। इस सुरंग में जाना दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि हवा का गुजर नहीं है। अगर हवा आती होती और इस जगह जहां हम खड़े हैं यहाँ से निकलती होती तो अंदर जाया जा सकता था। ये सुरंग बंद है। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है? रोशन खान और बाबूलाल ने भी अंदर ना जाने का मशवरा दिया। बाबूलाल ने कहा, ई के सड़े मांस की बात तो आ रही है और खुरा भी हमने उठाया, पर ये ना ही कह सकत कि दोनों अंदर हैं। तो ऐसा करते हैं, निगरानी कराते हैं। मैंने कहा, यह ज्यादा बेहतर है। रोशन खान ने कहा, तो हमको रुकना पड़ेगा 2-4 दिन शाहजहांपुर में। मान सिंह ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो करना ही है। मैंने कहा और हम वापस आ गए। मैंने मिश्रा को पूरी सूरत हाल बताई और सुरंग की निगरानी पर आदमी मुकर्रर कर दिए। ये निगरानी दिन रात करना थी और किसी खुफिया जगह पोशीदा रहकर करना थी। पता सिर्फ ये करना था कि इसके अंदर से कोई आता तो नहीं। रात के पहरेदारों को ताकतवर टॉर्च भी दी गई थी। उनका काम सिर्फ देखना था, किसी किस्म का एक्शन लेना उनके इख्तियार में नहीं था। वजह यह थी कि वो मुकम्मल तौर पर हालात को नहीं जानते थे, अपना नुकसान कर सकते थे। जो कुछ नजर आए उसकी रिपोर्ट फौरन मुझे करना थी। पहली रात कोई खबर नहीं आई, मगर दूसरी रात 8 बजे ही एक पहरेदार आ गया और बोला, सर, गार के बाहर कुछ चौपाए हरकत करते देखे हैं।
किस किस्म के चौपाए थे? मैंने पूछा। सर गधे के बराबर थे और रंग उनके लाल थे, पेट पर सफेद धारियां पड़ी थी, भेड़िए लगते थे, मगर इस कदर बड़ा भेड़िया कभी हमने नहीं देखा, वो बोला। तुम जब वहां से हटे उस वक्त वो कहाँ थे? मैंने पूछा। गार के दरवाजे पर थे, वो बोला। वो सुरंग के अंदर से निकले थे? मैंने पूछा। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि किसी और तरफ से गार तक आते तो हमको पहले ही नजर आ जाते, मगर हमने उनको अचानक गार के दरवाजे पर देखा था। तुम्हारा अंदाजा ठीक लगता है, मैंने कहा। दूसरा पहरेदार वहां पर है? मैंने पूछा। जी हाँ, वो वहीं उन पर नजर रखे हुए है। मैं, मान सिंह और रोशन उसके साथ चल पड़े। वो ठीक अपने उस मुकाम पर हमको ले आया जहाँ पर मोर्चा था। एक पहरेदार मौजूद था। मैंने पूछा। हाँ जवान, तुमने तुम्हारे जोड़ीदार के जाने के बाद क्या देखा? सर वो दोनों भेड़िए खेतों में चले गए हैं, वो बोला। तुमको पूरा यकीन है? मैंने फिर पूछा। सर मैंने एक लम्हे को उन पर से नजरें नहीं हटाई, वो यकीन से बोला। ठीक है, ऑपरेशन शुरू करते हैं। मान सिंह, लकड़ियाँ, कूड़ा करकट सुरंग के मुंह पर जमा करो। सुरंग के अंदर जाने का रास्ता बंद करना है। सुरंग के दरवाजे पर आग जलानी है। उनको सुरंग से बाहर ही रहना चाहिए। मान सिंह ने पूछा, इससे क्या होगा? यहाँ से जंगल दूर है और ये सुरंग बंद हो जाएगी तो वो घबराहट में शायद किसी ऐसे मुकाम पर आ जाएं जहाँ पर हम उनको काबू कर सकें। मैंने जवाब दिया। सर वो ऐसे मुकाम पर आ गए जहाँ पर हमने उनको घेर लिया या पकड़ लिया, फिर क्या होगा? ना तो हम उनको कैद रख सकते हैं और ना ही उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। सुरंग को बंद कर दें ये ठीक है, और उनको आबादी से दूर धकेल दें तो ये हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? मान सिंह की बात दुरुस्त थी। हम अब तक उनके सामने बेबस थे। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते थे कि उनको दौड़ाते रहते और सुकून से ना बैठने देते। मैंने कहा, मान सिंह बात तुम्हारी ठीक है। सुरंग का मुंह बंद करने के बाद हम खेतों में चलेंगे और हवाई फायरिंग करेंगे। उनका रुख जरूर जंगल की तरफ होगा। हमारा मकसद भी यही है। ठीक है, यही करते हैं। अगर मौका मिला तो जख्मी भी कर देंगे, मान सिंह ने जवाब दिया। सबने मिलकर बहुत सारी लकड़ियां, घास फूस और कूड़ा सुरंग के मुंह पर जमा कर दिया और उसमें आग लगा दी। रात के अंधेरे में खंडरात में रोशनी फैल गई। सुरंग के अंदर से कीड़े मकोड़े, बड़ी बड़ी मकड़ियां और ना जाने कैसे कैसे हशरातुल अर्ज़ निकलकर भागने लगे और हम खेतों की तरफ चल दिए। मैंने एक फायर किया। इसके बाद मुतवातिर हम फायरिंग करते आगे बढ़ गए। कुछ खेतों पर रखवाले मौजूद थे। वो समझे शायद हम डाकुओं का पीछा कर रहे हैं। हमने उनको होशियार रहने का मशवरा दिया और आगे बढ़ गए। हमारा टकराव हमारे दुश्मन से नहीं हुआ। सारी रात हमारा ये ऑपरेशन जारी रहा। सुबह हम वापस आ गए, मगर हमको ये अंदाजा हो गया कि हमारा दुश्मन फिर जंगल चला गया है। मैंने दूसरे ही रोज कोलिंगा को बुला लिया और कहा, हम लोग कब तक आंख मचोली का खेल खेलेंगे? कब तक उनको जंगल में रखेंगे? हाँ सर, आपकी बात दुरुस्त है। आप हुक्म करें, क्या करना है? कोलिंगा ने कहा। अब सिर्फ एक रास्ता है, वो ये कि कोई ऐसा आदमी तलाश किया जाए जो उनके जोड़ का हो। मैंने कहा। तलाश तो आपने किया था, वो बोला। कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने जवाब दिया। आप किस तरह तलाश करेंगे? वो बोला। मेरे जहन में एक बात आई है, वो ये है कि ये शक्ति जो राम मूर्ति के पास है, इसका ताल्लुक जंगल से जरूर है। भेड़िया जंगल का दरिंदा है। जंगल में जो कबाइल आबाद हैं उन सब में एक गुरु होता है और वो गुरु बहुत से हुनर और जादू से वाकिफ होता है। और हर कबीले में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा होता है। उसके बाद उसका बेटा गुरु बनता है, क्योंकि वो अपने हुनर और राज किसी और को नहीं देता। गोया नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहता है और गुरु की शक्ति बढ़ती रहती है, क्योंकि बाप दादा का तजुर्बा भी उसको मिलता है। ऐसा ही कोई गुरु हमारी अगर मदद करे तो शायद हम इस भेद को पालें। बेशक ये एक मुश्किल काम है। अगर करना ही पड़े तो तुम क्या करोगे? मैंने पूछा। मैं आपके साथ हूँ। मैं जिस कबीले का फर्द हूँ वो लोग भी मुझे नहीं पहचान सकते, मगर मैं उनको तो जानता हूँ। दूसरा, मैं जंगल के अंदरूनी कबाइल की ज्यादातर जुबानें जानता हूँ। उनकी आदत और खसलत से वाकिफ हूँ। उनके वार करने, खुश होने और नाराजगी सबके इशारे समझता हूँ। मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, कोलिंगा ने जवाब दिया। तो फिर ये तय है कि एक सफ़र और करना है, मैंने कहा। तुम तैयारी करो, हर ज़रूरी चीज़ साथ होनी चाहिए, ज़्यादा नफरी नहीं जाएगी। मान सिंह, बाबूलाल, मैं और तुम। मैं एसपी साहब से मशवरा करता हूँ। एसपी साहब ने इतराज़ नहीं किया। कोलिंगा ने पूरी तैयारी कर ली। ज़रूरी दवाएं भी साथ थीं और हमने ये सफ़र खच्चरों पर शुरू कर दिया। दिन के 10 बजे हम जंगल में दाखिल हुए। सबसे आगे कोलिंगा, उसके बाद मैं, मेरे बाद बाबूलाल और आखिर में मान सिंह खच्चर पर थे। दरख्तों पर परिंदे और जंगली मुर्गियां शोर कर रही थी। इक्का दुक्का बंदर भी नजर आ रहे थे। मगर जैसे जैसे हम जंगल के अंदर होते गए, दरख्तों पर रहने वाली मखलूक बढ़ती गई। 3 घंटे के सफर के बाद कोलिंगा खड़ा हो गया और बोला, बाबूलाल तुम आगे आ जाओ। मैंने पूछा, क्या हुआ? ऐसा लगता है इधर भी दलदल है। बाबूलाल मुझसे ज्यादा होशियार है, इसकी नाक बहुत जबरदस्त काम करती है, कोलिंगा ने जवाब दिया। तो फिर तुम ऐसा करो, इससे नाक बदल लो, मैंने हंसकर कहा। एक आदमी में एक खूबी जरूर होती है,
बाबूलाल की नाक स्पेशल चीज़ है, वो बोला। मैंने बाबूलाल को इशारा किया और वो आगे आ गया और सफ़र दोबारा शुरू हो गया। 10-15 मिनट के बाद बाबूलाल ने ऐलान किया, कोलिंगा ठीक बोलत रहा, दलदल का बास आवत है, तेज़ी की ज़रूरत ना है। और बाबूलाल ने अपनी रफ्तार सुस्त कर दी। हमारे हर खच्चर पर सामान था, मगर इस बात का ख्याल रखा था कि खच्चर जल्दी वजन से थक ना जाए। सारा दिन हम सफ़र करते रहे। अब रात की आमद थी, परिंदे वापस आने लगे थे, बंदरों का शोर पड़ रहा था। एक काली चिड़िया हमारे सरों से ची ची करती गुजर गई और बंदरों में भी बेचैनी के आसार नजर आने लगे। तो बाबूलाल ने कहा, लागत है शेर या चीता घात में है। मैंने पूछा, तुमने देख लिया? ना ही, देख कहाँ पाएंगे, ई जो चिड़िया गई है ई खबर लाई है, बाबूलाल ने कहा। बाबूलाल ठीक कह रहा है, परिंदे खबर देते हैं। बंदरों की बेचैनी भी ये जाहिर करती है। जंगल में हर जानवर हिस्स रखता है और उससे फायदा उठाता है। करीब में जरूर कोई दरिंदा है। अभी हम ये बातें ही कर रहे थे कि एक चीता एक कीकर की झाड़ी से बहुत तेजी से हमारी तरफ आता नजर आया। मान सिंह ने बड़े सुकून से उसका निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली लगते ही चीता जमीन से 5 फुट उछला और जमीन पर गिर पड़ा। एक तरफ से कोलिंगा ने गिरे हुए चीते पर फायर किया और वह ठंडा हो गया। मैंने कहा, बड़े दरिंदों का इलाका शुरू हो गया शायद। ई तो जंगल है, किसी पर रोक टोक थोड़ी है, सब जंगल में शेर बघेर भरे पड़े हैं, बाबूलाल ने जवाब दिया। सूरज डूबने के करीब था, दरख्तों की तरफ से अंधेरा भी फैलता जा रहा था और आगे सफर दुश्वार था। मैंने कहा, मान सिंह क्या ख्याल है, कैंप करने की तैयारी की जाए? कोलिंगा ने जवाब दिया, ये जगह भी अच्छा है, लकड़ी भी इधर है, आगे पता नहीं कैसा जगह होगा, इधर ही ठीक है। और हम सब खच्चरों से उतर आए। फौरन सारा बोझ खच्चरों से उतार दिया। वजन उतरते ही वो घास में चढ़ने लगे। हमने उन सबको एक रस्सी से बांध दिया, छोलदारी लगा दी और आग जलाने का बंदोबस्त हो गया। हमने जिस जगह कैंप किया था वहां पर बड़ी बड़ी घास थी। आग जली तो घास ने आग पकड़ ली और काफी दूर तक की घास जल गई और मैदान साफ हो गया। हमने उसी साफ जगह पर छोलदारी लगाई थी। एक बहुत कदीम दरख्त हमारे सामने था, शायद इमली का था। उसका तना बहुत मोटा था और जगह जगह से चिरा हुआ था। ऊपर चढ़ने को ऐसा लगता था जैसे सीढ़ियां बनी हुई हैं। हमने खच्चरों को उसके साथ बांध दिया था। मान सिंह ने खाने की तैयारी शुरू कर दी और कुछ देर में हम खाना खा रहे थे। दरिंदों की आवाजें हमारे इर्द गिर्द से आ रही थी। खाना खाकर फारिगी हुए थे कि खच्चरों की उछल कूद शुरू हो गई। मान सिंह ने कहा, ये क्यों परेशान है, देखता हूँ। और वो उस इमली के दरख्त की तरफ गया और टॉर्च जलाकर खच्चरों पर डाली तो फौरन वो रस्सी जो दरख्त से बंधी हुई थी खोल ली और छोलदारियों की तरफ आ गया। आते ही बोला, सर गलत जगह पड़ाव हो गया है। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। उस दरख्त पर से बहुत बड़े बड़े चूंटे उतरकर घास में जा रहे हैं। खच्चर उनको देखकर डर रहे हैं। मान सिंह ने जवाब दिया, घास में जा रहे हैं तो जाने दो, हमारा क्या नुकसान है? मैंने कहा, ना ही सर, ई बात ना ही है, देखा तू। और बाबूलाल टॉर्च लेकर दरख्त की तरफ चला गया और चंद ही मिनट के बाद वापस आकर बोला, ई तो मास्कोर चूंटे लागत हैं, उनके बारे में सुना है, ये सब एक साथ हमला करते हैं, जानवर हो इंसान हो सबका मांस खा जाते हैं, पिंजर छोड़ देते हैं। बाबूलाल ने खौफजदा आवाज में कहा, तुम ठीक बोला बाबूलाल, ऐसा चूंटा जंगल में होता है। कोलिंगा ने कहा, वो सब घास में जमा हो रही हैं, इसका मतलब है अभी उनका हमले का ऑर्डर नहीं हुआ। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, इन चूंटों का एक सरदार भी होता है, इनमें बड़ा डिसिप्लिन है। खच्चरों के ये करीब से गुजर रहे थे मगर किसी ने अपना मुकर्रर करदा रास्ता तब्दील नहीं किया और ना ही किसी खच्चर पर हमलावर हुआ। खच्चर देख रहे थे और डर रहे थे। कोलिंगा ने कहा, तो उनका हमला कब मुतवक्का है? मैंने पूछा। इस दरख्त की जड़ें शायद उनका ठिकाना है, ये सब बाहर आएंगे और हमले के लिए मतलूबा तादाद पूरी होने पर हमला करेंगे। कोलिंगा ने कहा, अभी उनकी मोर्चाबंदी शुरू हुई है तो हमको भी अपने बचाव की मोर्चाबंदी करना पड़ेगी। मान सिंह ने राय दी, आग एक ऐसी चीज है जिससे हर जानवर डरता है। कोलिंगा ने कहा, तो फिर इतनी लकड़ियां जमा करना होंगी कि सारी रात हमारे चारों तरफ आग रोशन रहे और हम उस आग के हिसार में रहें। मैंने कहा और सब लोग इस काम में लग गए और आग एक दायरे की शक्ल में रोशन कर दी। कोलिंगा सूखी घास बहुत सी उठा लाया और उसको घास के मैदान के किनारे किनारे फैला दिया। इससे क्या होगा कोलिंगा? मैंने पूछा। सर ये घास पेट्रोलियम बम है, 2-4 घंटे में जब चूंटे हमला करने की पोजीशन में आ जाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। उस वक्त हम इस घास में आग लगा देंगे और ये पेट्रोल बम सारी घास में आग लगा देगा। मगर ये हमारा आखिरी हरबा होगा क्योंकि इस आग के फैल जाने का भी खतरा होगा। इसका मतलब हुआ तुम्हारा वास्ता इनसे भी पड़ चुका है। मैंने कहा, मेरा वास्ता चूंटों से नहीं पड़ा मगर एक और खतरनाक चीज से पड़ा है। वो बोला, वो कौन सी चीज है? मैंने पूछा। वो बिन कुतिया, बड़ी खतरनाक चीज है, बड़े बड़े जानवर उससे डरते हैं। कोलिंगा ने जवाब दिया। वो किस तरह? मैंने पूछा। वो भी हजारों की तादाद में हमलावर होती है,
उससे फरार मुमकिन नहीं होता। कोलिंगा ने कहा। बहुत ताकतवर होती है? मैंने पूछा। नहीं, उसका कद 7-8 इंच होता है, दांत बहुत तेज होते हैं और उछल उछल कर हमला करती है। क्योंकि एक साथ हमला करती हैं इसलिए हमले में बहुत मरती हैं, मगर उनके हमले में कमी नहीं आती और वो अपने शिकार को गिरा देती है। गिरने के बाद हाथी भी उठ नहीं सकता। सिर्फ चंद घंटों में हाथी को भी साफ कर देती हैं। ये भी गिरोह की शक्ल में रहती हैं और बड़े सलीके से हमला करती हैं। कोलिंगा ने कहा। ये तो बड़े दरिंदों से भी ज्यादा खूंखार हुई। मैंने कहा। ये बात ठीक है, बहुत खतरनाक होवत हैं, बाबूलाल ने कहा। मैंने मानसिंह को कहा, जरा दरख्त की तरफ देखाओ, उनकी फौज उतर रही है या खत्म हो गई है? मानसिंह टॉर्च लेकर गया और वापस आकर बताया, अभी तक उतर रही है। हमारे चारों तरफ आग रोशन थी और उसकी रोशनी जंगल में फैल रही थी। हम किसी दरिंदे से नहीं, चींटों से मुकाबले की तैयारी कर रहे थे। खाने का सामान और ज़रूरी सब सामान खच्चरों पर ला दिया गया था। हम बार बार दरख्त के तने को चेक कर रहे थे। बाबूलाल ने बताया, अब तना खाली है, अंदाज़ा है सारे सिपाही मैदान जंग में जा चुके हैं। जंगल में सन्नाटा था। ये सन्नाटा आने वाले खतरे की अलामत था। लकड़ियों के चिटकने की आवाज़ आ रही थी। हमने आग तेज कर दी थी। हमारे कैंप के चारों तरफ आग थी। गर्मी में हमारे खच्चरों का भी बुरा हाल था। हमने उनको छोलदारी के अंदर कर दिया था और अच्छी तरह उनके पैर बांध दिए थे। हम चारों छोलदारी से बाहर थे और हर किस्म के हालात का मुकाबला करने को तैयार थे। घास से चींटे बाहर आ रहे थे। जहाँ से पहले घास जली हुई थी वहाँ पर जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे। फिजा में एक सनसनाहट सी महसूस होती थी। अब किसी चरिंद परिंद की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। एक अजीब तरह की खामोशी तारी थी। तूफान से पहले भी ऐसा ही होता है। हमारे दिलों की हरकत तेज थी। आज फिर मेरा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जिस पर कोई हथियार असर नहीं करता। मैंने दिल में सोचा, काश मेरा कोई ऐसा दुश्मन भी होता जिससे मैं आमने सामने मुकाबला करता। मेरा दुश्मन नादीदा ही रहा। ये चूंटे नजर आने पर भी नजर नहीं आते। इनकी तंजीम और तरतीब और तरीका शिकार मुझे एक सबक पढ़ा रहे थे। कितनी खामोशी से ये अपनी सफ़ों में मौजूद अपने सिपा सालार के हुक्म के मुंतज़िर थे। इंसान की अकल और जानवर की अकल में बड़ा फ़र्क है। हर जानवर की चालाकी और होशियारी को हजरत इंसान समझ आता है, मगर जानवर नहीं समझ पाता और इंसान के हाथों ज़ेर हो जाता है। सर, आग की दूसरी तरफ चूंटे आ गए हैं, मानसिंह की आवाज़ आई। मगर आग को तो क्रॉस नहीं कर सकते, मैंने कहा। जिस जगह से उनको ज़रा सी भी जगह मिली ये अंदर आ जाएंगे, मानसिंह ने घबरा कर कहा। तुम फिक्र न करो दोस्त, मैं बंदोबस्त करता हूँ। ये आवाज़ कोलिंगा की थी। और फिर कोलिंगा ने सूखी घास में आग लगा दी। ये सूखी घास वाकई पेट्रोल बम की तरह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और फिर हरी घास ने भी आग पकड़ ली। चिटाक चिटाक की आवाज़ें आने लगी और फिजा में फूल झड़ियाँ से बिखर गईं। उस आग ने चींटों को वापस जाने या आगे आने का मौका नहीं दिया। दरख्त के चारों तरफ घास भी जल गई और पूरा मैदान सिर्फ 15-20 मिनट में जल गया। अब चारों तरफ कुछ नहीं था। घास में जो भी था वो जल चुका था और हर तरफ चरान सी फैली हुई थी। बाबूलाल ने बताया, यहाँ पर कोई जहरीला कीड़ा भी था जो जल गया है, बास बताती है। बाबूलाल और मानसिंह दोनों आग को फैलाकर जले हुए मैदान में चले गए। टॉर्च उनके पास थी और दोनों के कंधे पर राइफलें तैयार थीं। 10 मिनट के बाद ही वो वापस आ गए। मानसिंह ने कहा, सर मैदान साफ है, दूर दूर तक किसी जानवर का पता नहीं है और हाँ, एक बहुत मोटा सांप भी मैदान के बीच जला पड़ा है। बाबूलाल की नाक स्पेशल चीज़ है। अच्छा ऐसा करो, एक तरफ की आग को ठंडा करो और 2 आदमी आराम कर लो। जहाँ से आग ठंडी करो वहीं पर 2 आदमी जागें और पहरा देंगे। रात खैरियत से गुजर गई। आग की वजह से कोई जानवर इधर नहीं आया। सुबह हमने देखा कि सारा मैदान काला हो गया था। एक तो घास के जलने से, दूसरा लाखों की तादाद में चूंटे मरे पड़े थे। 2-4 कहीं कहीं जिंदा भी नजर आए। ये इतने बेजरर नजर आ रहे थे कि रात को उनको जलाकर अफसोस होने लगा। मगर हर जानदार अपनी बका की जंग लड़ता है। अगर चूंटे सुबह होते तो हम ना होते। इंसान को अगर बर्तरी हासिल है तो सिर्फ अक्ल की वजह से है। हाथी, शेर, सब दरिंदे इंसान से ज्यादा ताकतवर हैं, मगर इंसान उन पर हुकूमत करता है। रात भर खच्चरों ने भी आराम कर लिया था। सब छोलदारियां उठा ली गई और हम आगे बढ़ गए। पूरे दिन कोलिंगा के बताए हुए रास्ते पर सफर जारी रहा। अब फिर रात की आमद थी। जरूरी था कि कोई महफूज ठिकाना बना लिया जाए। एक टीला पसंद किया गया और छोलदारी लगा दी और लकड़ियां जमा कर ली गई। मानसिंह ने रात के खाने के लिए एक हिरन शिकार कर लिया था। हिरन की खाल उतारकर उसको आग पर लटका दिया गया और वो रोस्ट होने लगा। छोलदारी के चारों तरफ यहाँ पर भी एक क्यारी बना दी गई। ये इसलिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो आग को चारों तरफ फैलाया जा सके। हम जिस मुकाम पर डेरा डाले हुए थे वो एक टीला था। ज़्यादा ऊंचा तो नहीं था, मगर फिर भी सतह ज़मीन से ऊंचा था।
हमारे सामने पुरशिकवा और पुरहैबत संगलाख बुलंदों वाला चट्टानें नजर आती थी। दाएं तरफ बुलंद दरख्त इस तरह दिखाई देते थे जैसे अजीमुल हब्सा अफरीद एक लाइन में खड़े हों। बाएं तरफ एक गहरा बरसाती नाला था जो सूखा पड़ा था। उसकी गहराई इतनी ज्यादा थी कि देखकर खौफ आता था। इस सारे मंजर की बेपनाह वुसअत दिल पर एक दबदबा सा तारी कर रही थी। रात का अंधेरा फैलते ही इस मंजर की खौफनाकी में और इजाफा हो गया। आग रोशन कर दी गई और इसकी वजह से दूर दूर तक रोशनी फैल रही थी। रात के अंधेरे का सीना चाक करने को एक मामूली चिराग भी काफ़ी होता है। यहाँ पर तो हमने आग का एक अलाव रोशन कर दिया था। गोश्त तैयार था, नमक मिर्च भी साथ था। सब हिरन के करीब आ गए और कुछ देर के बाद हिरन सबके पेट में चला गया। सब बुरी तरह थके हुए और भूखे थे। खाने के बाद चाय का दौर हुआ और फिर बाबूलाल और कोलिंगा को सोने को भेज दिया। मैं और मान सिंह पहरे पर बैठ गए। हमारी ड्यूटी रात के 12 बजे तक थी। हमारे बाद बाबूलाल और कोलिंगा को ड्यूटी करना थी। हमारी ड्यूटी में कोई बात नहीं हुई। हमारे बाद बाबूलाल और कोलिंगा को उठाया गया और हम सोने चले गए।